ग्रुप में आप तीनों ऐड हो। जो सेशन की रिकॉर्डिंग होगी वो मैं ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। पहले बता देता हूँ कि आपका सिलेबस का जो सीसीएनपी आरएनएस का जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो आपके इसमें ना 3 मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल है राउट, एक मॉड्यूल है स्विच और एक मॉड्यूल है ट्रबल शूट। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो आप लोगों का मैं पहले पढ़ा रहा हूँ सीसीएनपी स्विच। सीसीएनपी स्विच इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं सीसीएनए की बात करता हूँ तो सीसीएनए में जनरली ट्रेनर प्रेफर करते हैं कि वो पहले राउटिंग पढ़ाते हैं फिर वो पढ़ाते हैं स्विचिंग। ठीक है, लेकिन अगर मैं सीसीएनपी की बात करूं तो सीसीएनपी में हार्डली मैटर करता है कि आप पहले राउटिंग पढ़ रहे हो या पहले स्विचिंग पढ़ रहे हो। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज का। स्विचिंग इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक तो स्विचिंग होती है आसान, क्योंकि स्विचेस पे 90% प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी स्विच पे चल रहे होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है स्विचिंग में यही है कि स्विच में 90% जो प्रोटोकॉल है वो ऑलरेडी चल रहे होते हैं। तो मैं जितनी भी चीजें पढ़ाऊंगा ना, आप देखना मैक्सिमम चीजें ऑलरेडी स्विच पे ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होगी, बस हम लोग ना मैनिपुलेशन कर रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपका जो स्विचिंग का जो सिलेबस है वो मैक्सिमम खत्म हो जाता है 15 to 20 डेज में। ठीक है, तो इसलिए स्विचिंग इजी भी है, इसलिए मैं पहले स्विच पढ़ा रहा हूँ। अब आप लोगों को सीसीएनए पढ़े हुए कितना टाइम हो गया है वो आप लोग अच्छे से जानते हो, लेकिन आप आप लोग अपनी तरफ से रिवीजन कर लेना एक बार सीसीएनए का स्विचिंग वाले पार्ट का, थोड़ा सा जल्दी रिवीजन कर लेना क्योंकि देखो मैं हर एक चीज बिल्कुल स्क्रैच से बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा कि मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टिल कोई अगर आप लोगों को डाउट आता है, कुछ भी आता है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे स्विचिंग। आज डेट है 23। ठीक है, तो मैं आपको बताया था लगभग ये आपका खत्म होगा अप्रोक्सीमेटली 12 फेब तक ये खत्म हो जाएगा आपका सीसीएनपी स्विच। डन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं स्विचिंग की बात करता हूँ तो स्विचिंग में मैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ। दोस्तों एक तो सॉफ्टवेयर हमारा यूज होगा सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक है, वो आप लोगों के पास पड़ा ही होगा, बेसिक सॉफ्टवेयर है तो उसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। दूसरा जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज होगा ना वो यूज होगा वेब IOU, ये प्लेटफॉर्म यूज होगा। अब मैं कुछ चीजें बता देता हूँ कि वेब IOU प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए अगर आपके सिस्टम में 4 GB रैम है, ठीक है, वो तो बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे कम अगर रैम होगी तो ये सॉफ्टवेयर रन भी नहीं करेगा, बहुत हैंग करेगा आपका सिस्टम। हाँ, अगर आपके सिस्टम में 8 GB रैम है तो चीजें थोड़ी सी स्मूथ चलेंगी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है आप लोगों को कि अगर आप लोग अपने सिस्टम को अपग्रेड वगैरह करने का सोच रहे हो या सिस्टम में वो कंपैटिबिलिटी नहीं है तो अपग्रेड कर लेना। हाँ 4 GB रैम है तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ सिस्टम थोड़ा बहुत हैंग जरूर करेगा लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन अगर 8 GB रैम है तो सिस्टम बहुत स्मूथ चलेगा, आपके सारे प्रैक्टिकल बड़े आराम से हुआ करेंगे। तो वेब IOU प्लेटफॉर्म के लिए एटलीस्ट 8 GB रैम अपने सिस्टम पे रखना। अब ये प्लेटफॉर्म बेसिकली है क्या बता देता हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि आपका जो सीसीआई का एग्जाम होता है उसमें एक 8 घंटे का लैब एग्जाम होता है। तो वो जो 8 घंटे का लैब एग्जाम होता है ना उसकी जो प्रिपरेशन होती है वो 8 घंटे का लैब एग्जाम वेब IOU नाम के प्लेटफॉर्म पे ही कंडक्ट होता है, सीसीआई R&S का। तो इसका मतलब है कि अगर आप वेब IOU प्लेटफॉर्म से अभी थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे तो अगर आप कभी भी सीसीआई वगैरह पढ़ते हो या सीसीआई के लैब वगैरह की प्रिपरेशन करोगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर पहले से यूज करना आता होगा, आप इसके साथ ऑलरेडी यूज टू हो चुके हो। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि हम लोग वेब IOU प्लेटफॉर्म यूज करेंगे स्विचिंग के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग स्विचिंग जो वेब IOU है ना, मैं आप लोगों को इसका अभी सेशन के एंड में ना मैं आपको जीमेल के थ्रू इसका पूरा सेटअप वगैरह ना सब भेज दूंगा। ठीक है, लगभग इसका जो सेटअप है वो 6 GB के अराउंड का इसका सेटअप है, तो वो आप पहले डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद वेब IOU प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए आपको ना एक वर्चुअल मशीन की भी जरूरत पड़ेगी। अब वर्चुअल मशीन क्या है? वर्चुअल मशीन कुछ नहीं है, जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना वर्चुअल बॉक्स, हमारा सॉफ्टवेयर हो गए VMware, तो इस तरीके के आपको सॉफ्टवेयर पहले अपने सिस्टम पे करने पड़ेंगे इंस्टॉल। ठीक है, जब ये दोनों में से कोई सा भी आप इंस्टॉल कर लोगे, मेरी रिकमेंडेशन है कि VMware इंस्टॉल कर लेना। मैं आप लोगों को सेटअप भी भेज दूंगा, क्रैक वर्जन भेजूंगा VMware का, फिर मैं आपको भेजूंगा सेटअप वेब IOU का। VMware अपने सिस्टम पे आप लोग इंस्टॉल कर लेना और जब नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों की तो वेब IOU प्लेटफॉर्म कैसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है वो आप लोगों के सिस्टम पे मैं आपको सिखाऊंगा और इंडिविजुअली मेरे को करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब अगर मैं बुक्स की बात करता हूं कि आप लोगों को कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, तो हम लोग एक तो ऑफिशियल सिस्को की बुक फॉलो करेंगे जो कि होगी CCNP स्विच
जो कि सिस्को प्रेस रिलीज करती है। एक बुक तो हमारे पास ही हो गई। दूसरी बुक हमारे पास हो गई हाउ टू मास्टर CCNP स्विच। अगर आप लोगों का ना CCNA ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि पहले आप फॉलो करना हाउ टू मास्टर CCNP स्विच। हाउ टू मास्टर CCNP स्विच फॉलो करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिनको मतलब बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता ना, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वो पहले हाउ टू मास्टर CCNP स्विच पढ़ेंगे। आप तीनों में से कोई भी हो, ठीक है, वो पहले हाउ टू मास्टर CCNP स्विच पढ़ेंगे, देन वो सिस्को की ऑफिशियल बुक को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे CCNA के तो कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर है, देन आप डायरेक्टली CCNP स्विच पढ़ो, मेरे को कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको CCNA के भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, थोड़ा सा फंबल करते हो चीजें समझने में, तो या फिर आपको डायरेक्ट सिस्को की बुक अगर पढ़ते हो और वो पढ़ने में थोड़ा सा इशू आ रहा है, नहीं समझ में आ रही है, तो हाउ टू मास्टर CCNP स्विच पहले पढ़ना, उसके बाद पढ़ना CCNP स्विच, ठीक है। इसके अलावा एक बुक और दूंगा आप लोगों को, वो दूंगा CCI की बुक। अब CCI की बुक में पढ़ने के लिए इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं, बता देता हूं। इसके पीछे दो रीजन है कि जब मैं आपको ये CCNP पढ़ाऊंगा तो CCNP में मैं CCI का सिलेबस इंक्लूड कर रहा हूं, पहली चीज, ठीक है। क्योंकि मेरे को अपना खुद का लैब एग्जाम देना है CCI को, तो मेरे को अपना रिवाइज करना है, तो इस वजह से मैं CCNP में आपके CCI का कंटेंट डालूंगा ही डालूंगा, ठीक है। और आपको बता दूंगा कि CCNP का सिलेबस तो यहाँ पे ओवर हो गया है, अब मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ CCI का पढ़ा रहा हूँ, ये चीज मैं बता दिया करूंगा आपको। और CCI का मैं अब अगर आपको लग रहा है कि CCI का एक अलग कुछ सिलेबस है, तो एक बात बता देता हूँ आपको बहुत क्लियरली कि CCNP स्विच अगर आप लोगों ने कर लिया है तो 80% आपका CCI का सिलेबस ऑलरेडी कवर अप हो जाता है। 20% हार्डली 20% का सिलेबस आपका रहेगा और आपका CCI स्विच तक पूरा पढ़ लोगे। राउटिंग, हाँ राउटिंग के में राउटिंग एक अलग चीज हो गई, राउटिंग में टाइम ज्यादा लगता है, वहां पे चीजें और डेप्थ में चली जाती है। लेकिन फॉर श्योर अगर आप चाहो तो CCNP स्विच के साथ ही CCI स्विच भी पढ़ सकते हो, क्योंकि हार्डली 20% का सिलेबस में डिफरेंस है, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें वैसे ही है, एज इट इज है, ठीक है। तो CCI स्विच भी मेरी रिकमेंडेशन होगी कि अगर आप लोग पढ़ने वाले हो, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, तो CCI स्विच भी साथ के साथ पढ़ लेना। और मैं पढ़ाऊंगा भी CCI स्विच के हिसाब से, तो परेशान मत होना, तो सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो CCI स्विच, हाउ टू मास्टर CCNP स्विच और CCNP स्विच ऑफिशियल बुक है सिस्को की, ठीक है। तीनों बुक मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। PDF फॉर्मेट में आपको तीनों बुक में आज मेल कर दूंगा सेशन के एंड में। अब थोड़ा सा ना मैं जो सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ, वेब IOU के बारे में, वो थोड़ा सा देख लो किस तरीके से वो सॉफ्टवेयर आपको ऑपरेट करना है, ठीक है। सिस्को पैकेट ट्रेसर आप लोगों को पता है कैसे यूज करना है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, तो ऐसा कोई इशू आएगा ही नहीं। अब ये मैंने अपनी वर्चुअल मशीन को मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार। मैंने अपने सिस्टम पे VMware इंस्टॉल कर रखा है, तो आप लोगों को भी VMware इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम पे। उसके बाद इस पे राइट क्लिक किया, इसको ये अब क्या है, VMware क्या है, VMware के एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे हम वर्चुअली अपने सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके मशीन के ऊपर मैं एक और वर्चुअल मशीन रन कर रहा हूँ, इसको प्ले करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विद इन 2 to 3 मिनट्स आपके पास ना एक IP एड्रेस आ जाएगा। वो IP एड्रेस मैं मोजिला फायरफॉक्स पे डालूंगा, तब जाके मेरा वेब IOU प्लेटफॉर्म एक्चुअल में ओपन होगा। मोजिला फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ। जो IP एड्रेस आएगा, मुझे तो पता है कि IP एड्रेस क्या आना है, दैट विल बी 192.168 समथिंग। ये IP एड्रेस आएगा 192.168.154.128। एक्चुअल में होता क्या है, जब आप वेब IOU अपने मशीन अपने VMware पे इंस्टॉल करते हो ना, तो वो आपको एक IP एड्रेस देता है, और उसी IP एड्रेस की वजह से आपका वेब IOU प्लेटफॉर्म ओपन होता है। तो ये हमारे पास IP एड्रेस आ गया। अब इस IP एड्रेस को डायरेक्ट आप जाके मोजिला फायरफॉक्स पे आप ओपन कर लो, आपका वेब IOU ओपन हो जाएगा।
अगेन मैं एक चीज फिर से बता रहा हूं, अगर आपके सिस्टम में रैम कम है, 2 GB है, 4 GB है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लेटफॉर्म बहुत स्लो चलेगा ये और हैंग भी होगा। अगर मान लो मेरी मशीन पे 8 GB रैम है मेरे सिस्टम में, तो अगर मेरे सिस्टम में ये 2 मिनट ले रहा है ना ओपन होने के लिए, और आपके सिस्टम में 4 GB रैम है, तो आपको हो सकता है 5 मिनट ले ले ओपन होने में। ठीक है, ओपन हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वेब आईओयू पे अगर आपको कोई टपोलॉजी डिजाइन करनी है, ठीक है भाई, देखो हम जीएनएस पे काम करते हैं, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे काम करते हैं, तो हम पहले एक सिनेरियो बनाते हैं ना, राउटर कनेक्ट करते हैं, स्विच कनेक्ट करते हैं, उसके बाद जाके हम कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब बात ये आती है कि वेब आईओयू पे आप कैसे एक टपोलॉजी को डिजाइन करोगे, तो वो ध्यान से समझना कैसे डिजाइन करना है। यहाँ पे आपके सामने लिखा आ रहा है, देखो एड न्यू लैब आ गया, तो ऐड न्यू लैब पे क्लिक करो। डन। अब मैं जो भी टपोलॉजी बना रहा हूं उसका मैं एक नाम दे देता हूं, ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूं स्विच ऑल। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया प्रैक्टिकल, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है लिख दो, ठीक है, टाइमिंग वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करो इसे। अब ये यहाँ पे आपके लिखा रहा है ना नेट मैप। नेट मैप आपका वो एरिया है जहां पे आप टपोलॉजी डिजाइन करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे टपोलॉजी डिजाइन होती कैसे है, देखो यहाँ पे टपोलॉजी डिजाइन होती है नंबर्स में, ठीक है। नंबर्स में कैसे, अभी पूरा समझाता हूँ, पूरा सिनेरियो एक बार मैं बना लूं रफली कि मैं टपोलॉजी क्या डिजाइन करने वाला हूँ, और उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको वेब आईओयू पे वो टपोलॉजी कैसे डिजाइन करनी है। ओके, तो लेट सपोज जो मेरे को टपोलॉजी बनानी है ना वो इस तरीके की बनानी है। एक मेरे को चाहिए, एक सेकंड दोगे थोड़ा सा, ये हो गया मेरा स्विच वन। इस स्विच वन को मैं कनेक्ट करता हूं किसके साथ, स्विच टू के साथ। डन। और स्विच वन और स्विच टू के बीच में मेरे को 2 केबल चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूं स्विच वन के साथ एक हो राउटर R1, स्विच वन के साथ एक और राउटर हो R2, स्विच टू के साथ एक राउटर हो R3, स्विच टू के साथ एक राउटर हो R4। मान लो मेरे को इस तरीके की टपोलॉजी डिजाइन करनी है अपने वेब आईओयू पे, तो अब मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देख लो इन चीजों को। मैं क्या करता हूं, मैं ये मानता हूं जो मेरा स्विच वन है ना वो है मेरा डिवाइस वन, स्विच टू है मेरा डिवाइस टू, ये है मेरा डिवाइस थ्री, ये है मेरा डिवाइस फोर, डिवाइस फाइव, डिवाइस सिक्स, 6 डिवाइसेस हो गए। अब होता क्या है कि मैं ये मान लेता हूं कि S1 पे ये जो इंटरफेस है ना, ये इंटरफेस है 0/0, ये इंटरफेस है 0, या फिर मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, जो स्विच के साथ वाले इंटरफेस है इसको ले लेता हूं 0/0, इसको ले लेता हूं 0/1, ठीक है। इसके बाद इसको ले लेता हूं 0/2, इसको ले लेता हूं 0/3। डन। इसी तरीके से ये स्विच टू है, स्विच टू के भी अपने इंटरफेसिस के अपने नाम होंगे, तो यहाँ पे ले लेता हूँ 0/0, यहाँ पे ले लेता हूँ 0/1, यहाँ पे ले लेता हूँ 0/2, यहाँ पे ले लेता हूँ 0/3। डन। और क्योंकि ये राउटर है, राउटर के भी तो अपने इंटरफेसिस होंगे ना, इन इंटरफेसिस का नाम होगा, तो इस इंटरफेस का मैं नाम मान लेता हूँ 0/0, इसका भी मान लेता हूँ 0/0, यहाँ पे मान 0/0, यहाँ पे भी मानता हूँ 0/0। डन। तो मैंने एक बार ओवरऑल ना टपोलॉजी डिजाइन कर ली। अब ये टपोलॉजी मेरे को एग्जैक्टली यहाँ पे इन नंबर्स डिजाइन करनी है, तो अब देखो मैं कैसे डिजाइन करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ नेट मैप में, और नेट मैप में जाके लिखता हूँ 1, 1 के बाद मैं लिखूंगा कॉलन, मतलब क्या है, डिवाइस 1, और उस डिवाइस का कौन सा इंटरफेस, उस डिवाइस का इंटरफेस 0/0 मुझे किसके साथ कनेक्ट करना है, स्पेस दो, स्पेस देके लिखो डिवाइस नंबर 2, और उसके कौन से इंटरफेस पे कनेक्ट करना है, 0/0 पे। तो देखो मैंने इस केबल का कनेक्शन तैयार कर दिया, मैंने ये चीज तैयार कर दी। अब बात करते हैं स्विच वन से। देखो अब स्विच वन के पास एक और इंटरफेस है, स्विच वन डिवाइस वन
उसका इंटरफेस 0/1, उसको मुझे कनेक्ट करना है डिवाइस 2 के कॉलन 0/1 से। डन। तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया मेरा। ठीक, अब मैं बात करता हूं किसकी, इस वाले पार्ट की। तो यहां पे जाके मैं क्या लिखूंगा, एंटर करो, लिखो 1 डिवाइस 1 का इंटरफेस जो है 0/2 वो मुझे कनेक्ट करना है डिवाइस 3 के 0/0 से। ठीक है, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया आपका R1 के साथ। अब कंप्लीट करते हैं R2 के साथ कनेक्टिविटी। ठीक है, अब R2 के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, एंटर करो, डिवाइस 1 का 0/3 वाला जो इंटरफेस है वो मुझे कनेक्ट करना है डिवाइस 4 के 0/0 इंटरफेस। ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। तो मतलब स्विच 1 की तो ओवरऑल मैंने सारी कनेक्टिविटी कर दी। अब बात करते हैं स्विच 2 की। स्विच 2 के दो इंटरफेस तो ऑलरेडी कनेक्ट हो गए। अब बात करते हैं किसकी, इस वाले इसकी कनेक्टिविटी की। तो इसको कनेक्ट करो, एंटर करो, लिखो यहाँ पे डिवाइस 2, उसका जो इंटरफेस होगा 0/2 वो मुझे कनेक्ट करना है डिवाइस 5 के 0/0 इंटरफेस से। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा, डिवाइस 2 का जो इंटरफेस है 0/3 वो मुझे कनेक्ट करना है डिवाइस 6 के 0/0 इंटरफेस से। तो ओवरऑल जो मेरे को टोपोलॉजी डिजाइन करनी थी वो मैंने कर दिया। अब आप कहोगे सर आपने ये तो बताया नहीं कि आपका जो डिवाइस 1 है वो स्विच है, डिवाइस 2 है वो स्विच है, डिवाइस 3 4 5 ये तो राउटर है, ये कब बताओगे? ये हम नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। ठीक है, तो नलिनी, अनुज एंड दीपक, यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। दीपक को कोई डाउट नहीं है। नलिनी मैम आपको कोई डाउट है? ओके, इन रिप्लाई नो। रेहान कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब नीचे आओ, इसको जाके कर दो ऐड। ऐड हमने कर दिया। अब ऐड करने के बाद यहाँ पे अपने डिवाइस का नाम लिखो। भाई S1 मेरा जो डिवाइस 1 है वो क्या है, वो डिवाइस है मेरा स्विच 1। जो 2 है वो है मेरा डिवाइस स्विच 2। और जो मेरा थर्ड डिवाइस है वो क्या है, वो है मेरा राउटर R1। जो मेरा डिवाइस 4 है वो क्या है, वो है राउटर R2। जो डिवाइस 5 है वो क्या है, वो है मेरा राउटर R3। और जो डिवाइस 6 है वो क्या है, मेरा राउटर R4। डन। उसके बाद अब iOS में जाके हम बताएं, देखो जैसे हम अपने जो रियल सिस्को का राउटर होता है, स्विच होता है, हम उसमें जब तक iOS इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक वो डिवाइस आप रन ही नहीं कर सकते। अब ये एक वही बात होगी कि जब तक आपके सिस्टम में, अगर आपने एक लैपटॉप परचेज किया है, अगर उसमें मान लो विंडोज 7 ना हो, विंडोज 8 ना हो, तो आपके सिस्टम पे आप क्या रन करोगे? कुछ भी रन नहीं होगा ना। पहले आप विंडो डालते हो ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। इसी तरीके से जब तक आप अपने राउटर और स्विच पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालते तब तक वो किसी काम के है ही नहीं। तो अब मैं स्विच 1 पे जो मैं इमेज डालता हूँ वो मैं डालता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम आयरन इमेज। अब आयरन क्या है, देखो आयरन एक ऐसा iOS है जो कि बहुत ही लेटेस्ट iOS है। तो मतलब जितनी भी लेटेस्ट कमांड्स होंगी ना वो सारी की सारी आपकी आयरन जो iOS है उस पर चलता है। और ये जो आयरन जो iOS है वो सिर्फ स्विचेस के लिए है, वो राउटर के लिए नहीं है। तो जो मेरे दो नए राउटर्स हैं उनके लिए तो मैंने आयरन नाम का iOS डाल दिया। लेकिन राउटर्स क्या है, राउटर मेरे लेयर 3 डिवाइस है, तो इन पे मैं डाल देता हूं लेयर 3 iOS, क्योंकि राउटर का काम मेरा आईपी एड्रेस पे वर्क करना है। इसका मतलब राउटर लेयर 3 डिवाइस है, तो लेयर 3 डिवाइस है तो मैंने उस पर लेयर 3 का iOS अपलोड कर दिया। रैम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एनवी रैम मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब बात आ जाती है ईथरनेट। यहाँ पे लिखा हुआ ना ईथरनेट। देखो जैसे अगर आपका कोई भी एक डिवाइस होता है, जैसे कोई भी एक राउटर है, एक स्विच है, आपने जनरली देखा होगा, मेरे हिसाब से आप तीनों ने राउटर एक देखा हुआ। एक राउटर में ऐसे, ये मेरा राउटर हो गया, उसके अंदर ऐसे स्लॉट्स बने होते हैं, यहाँ पे सीरियल इंटरफेस है, यहाँ पे फास्ट ईथरनेट पोर्ट है, इस तरीके के पोर्ट होते हैं। अब होता क्या है, जब वेब IOU प्लेटफॉर्म पे आप काम करोगे ना, तो यहाँ पे ईथरनेट पोर्ट होते हैं बस, यहाँ पे फास्ट ईथरनेट पोर्ट नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ होता है ईथरनेट पोर्ट, और ईथरनेट पोर्ट पे आपको मैक्सिमम स्पीड कितनी मिलती है, 10 Mbps की। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना 1, तो एक ईथरनेट स्लॉट के अंदर 4 ईथरनेट पोर्ट होते हैं। अब क्योंकि मैक्सिमम मुझे कितने पोर्ट की रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 4, मतलब एक डिवाइस पर मेरे को मैक्सिमम 4 पोर्ट ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं सब में एंट्री कर देता हूं क्या,
मैं सब में एंट्री कर देता हूं कि मेरे को एक ही ईथरनेट स्लॉट चाहिए हर एक डिवाइस में। एक ईथरनेट स्लॉट का मतलब कितने हो गए कि 4 पोर्ट है। डन। उसके बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है पिक्चर। पिक्चर में लिखता हूं क्योंकि ये स्विच 1 है, ये मेरा स्विच है, ये मेरा स्विच है, बाकी चारों डिवाइस क्या है, मेरे राउटर, तो राउटर की तरह ही शो होगा। दैट्स इट। अब मुझे जो काम करना था मैंने कर दिया ओवरऑल। अब इसको जाके सेव कर लो और आपकी टोपोलॉजी हो चुकी है पूरी तरीके से डिजाइन। सेव करने के बाद आप वापस अपने होम स्क्रीन पे आ गए। अब यहाँ पे लिखा है ना लास्ट ओपन लैब कौन सी है, स्विच ऑल प्रैक्टिकल, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन किया तो अब आपकी लैब तो डिजाइन हो गई। अब आप क्या करो, इन डिवाइसेस को ना एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज कर लो। और ये काम आपको बस पहली बार ही करना है। स्विच 1 को यहाँ पे रखा, स्विच 2 को मैंने यहाँ पे रखा। उसके बाद मेरा जो R1 है वो स्विच 1 के साथ कनेक्टेड था, R2 है वो मेरा स्विच 2 के स्विच 1 के साथ ही कनेक्टेड है। उसके बाद R3 को कनेक्ट करो यहाँ पे, ये हो गया मेरा R4। तो जो मेरा ओवरऑल सिनेरियो था, मेरे को यही डिजाइन करना था, वो मैंने डिजाइन कर लिया है। डन। उसके बाद यहाँ पे जाके एक बार क्लिक कर देना सेव पोजीशन। तो जब आप एक बार सेव पोजीशन पे क्लिक कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी जब भी आप इस लैब को ओपन करोगे तो ये हमेशा इसी सिस्टमैटिक मैनर में आपको अरेंज ही मिलेंगे। डन। ये काम होने के बाद जब आपकी सेव पोजीशन हो गई है, उसके बाद आप इस पे क्लिक करो डिवाइसेस पे। जब आप डिवाइसेस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे डिवाइसेस दिखाएगा। उन डिवाइसेस में आपने क्या ऑपरेटिंग सिस्टम अनुज के एक सेकंड, सारे डिवाइसेस यहाँ पे आपको शो कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपको शो कर रहा है। उसके बाद ये आपको दिखा रहा है कि आपके हर एक डिवाइस में 4 ईथरनेट पोर्ट है। उसके बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका लिखा आ रहा है रिसाइकिल बिन। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो होगा क्या कि आपके अगर डिवाइसेस पे पहले से कोई प्री कॉन्फ़िगरेशन है तो वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन अपने आप हो जाएगी डिलीट। ठीक है। उसके बाद जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सारे के सारे डिवाइसेस एक साथ बंद हो जाएंगे। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो सारे के सारे डिवाइसेस एक साथ मेरे ऑन हो जाएंगे। इसके अलावा आप हर एक डिवाइस को इंडिविजुअली भी जाके ऑन कर सकते हो। ठीक है। मैंने प्ले ऑल पे क्लिक करा है। अब विद इन 2 to 3 मिनट्स मेरे पास एक लॉग मैसेज आ जाएगा कि सारे डिवाइसेस स्टार्ट हो चुके हैं। आ गया मेरे पास लॉग मैसेज। उसके बाद जाओ अपने डायग्राम पे, ये आपका वापस डायग्राम आ गया। अब जब आपके डिवाइसेस स्टार्ट हो जाएंगे ना इस सॉफ्टवेयर पे, तो ये डिवाइसेस हो जाएंगे ब्लू। अब ये मेरे डिवाइसेस ब्लू अभी इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि वेब आईओयू है, थोड़ा सा स्लो चलता ही है। ठीक है, और कोई इशू नहीं है, तो परेशान होना मत। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को अगर किसी भी डिवाइस का CLI लेना है यहाँ पे, तो एक बार क्लिक करो। तो जब आप एक बार क्लिक करोगे तो अब आपके डिवाइसेस क्या है, स्टार्ट होना चालू कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे लिखा गया वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, नो। वुड यू लाइक टू टर्मिनेट ऑटो इंस्टॉल, यस यस। देखो मैंने स्विच 1 का CLI लिया है ना, और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है R1। तो मैं एक चीज बता देता हूं, जब मैं आप लोगों के सिस्टम्स पे वेब आईओयू प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करूंगा सॉफ्टवेयर को, तो आप लोगों के सिस्टम पे अगर आप स्विच 1 ओपन करोगे तो स्विच 1 ही लिखा आएगा, स्विच 2 ओपन करोगे तो स्विच 2 ही ओपन होके आएगा। यहाँ पे लिखा ही आएगा स्विच 2, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर में थोड़े से इश्यूज हैं, मेरे सिस्टम के साथ इशू है, इस वजह से मैं किसी भी डिवाइस को ओपन करूंगा तो R1 ही लिखा आ रहा है। ठीक है, एल्स और कोई इशू नहीं है। मैं जाके बस होस्ट नेम चेंज कर दूंगा, होस्ट नेम में लिख दूंगा स्विच 1, तो ये मेरा स्विच 1 हो गया। गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट, एक कॉल आ रही है इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आप लोगों को वेब आईओयू सॉफ्टवेयर यूज करना है, इस तरीके से आप टोपोलॉजी डिजाइन करोगे। ठीक है। अब ये जो मैंने टोपोलॉजी डिजाइन करके बताई है ना, मेरे जितने भी प्रैक्टिकल होंगे स्विचिंग के, मैं सारे के सारे इस टोपोलॉजी पे सारे के सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लूंगा। तो इस वजह से मैंने एक टोपोलॉजी डिजाइन कर ली, और अब मेरे सारे प्रैक्टिकल इसी पे होंगे। इसी तरीके से अब ऐसा है कि आप वेब आईओयू पे आप स्विचिंग के भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, आप चाहो तो राउटिंग के भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, अब ये आपके ऊपर है। ठीक है।
अब आपके दिल में कहीं ना कहीं ये तो आ ही रहा होगा, सर ये प्लेटफॉर्म तो थोड़ा सा टिपिकल सा है, क्योंकि इतने तरीके से आपको पूरी टोपोलॉजी डिजाइन करनी पड़ती है। अब एक चीज और बता देता हूँ कि अगर आप जीएनएस नाम का प्लेटफॉर्म यूज करते हो ना, और जीएनएस पे अगर आप 80 राउटर पे लेके जरा काम करना, कभी आप काम कर ही नहीं पाओगे। लेकिन इस पे वेब आईओयू पे आप 80 राउटर ले लो, आप 100 राउटर ले लो, आप 150 राउटर ले लो, और सारे के सारे प्रैक्टिकल आपके परफॉर्म हो जाएंगे। 150 राउटर हो चाहे आपके 200 राउटर हो। और क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि सीसीआई लैब की जो प्रिपरेशन होती है वो इसी प्लेटफॉर्म पे होती है, तो अगर मैं सीसीआई की आपको एक लैब खोल के दिखा दूं तो आपको लैब में दिख जाएगा जो बेसिक एक लैब है ना, उस बेसिक लैब में 80 राउटर है, ठीक है। और वो सारे के सारे प्री, मतलब अब हमें वहां पे टोपोलॉजी डिजाइन नहीं करनी पड़ती, वो टोपोलॉजी वेब आईओ पे ऑलरेडी डिजाइंड होती है, बस हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, आईपी एड्रेस वगैरह देने पड़ते हैं, बाकी की चीज हमें करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस वजह से वेब आईओयू मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब थोड़ा सा ओवरऑल आपको आपके जो आपका सीसीएनपी है इसका पूरा एक बार सिलेबस का आउटलाइन बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, आप लोगों को भी याद रहेगी, कभी मैं मिस कर देता हूँ तो आप मेरे को बता सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है कि आपकी स्विच की वर्किंग क्या है, किस तरीके से स्विच काम करता है। स्विच में एक आपको पता होगा कि मैक एड्रेस टेबल प्रिपेयर होती है स्विच में, तो वो मैक एड्रेस टेबल किस तरीके से मेंटेन होती है, किस तरीके से एंट्री आती है स्विच की कैम टेबल में, दूसरी चीज हमें वो सीखनी है। तीसरी चीज हमें सीखनी है कि स्विच हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। आप लोगों को शायद पता होगा कि एक हमारा होता है लेयर 2 स्विच, एक होता है लेयर 3 स्विच, इनके बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लेयर 3 स्विच और राउटर में डिफरेंस क्या है। भाई राउटर पे भी आप आईपी एड्रेस दे सकते हो, लेयर 3 स्विच पे भी आप आईपी एड्रेस दे सकते हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा। नेक्स्ट थिंग जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे वीलैंस, ठीक है। अब आप लोगों ने सीसीएनए में वीलैंस पढ़ा होगा, और आप लोगों को जो वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन सिखाई होगी वो आप लोगों को पता होगी कि आप जनरली जाके लिखते हो वीलैन 2, वीलैन 2 क्रिएट हो गई, वीलैन 3 क्रिएट हो गई, डन। लेकिन जब हम सीसीएनपी स्विच या सीसीआईई स्विच की बात करते हैं तो यहाँ पे वीलैन की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो दो तरीके से सिखाई जाती है। मतलब डिवाइसेस पे आप वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन आप एक तो ऐसे करोगे यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन मोड, एक आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो यूजिंग डेटाबेस मोड। अब आपके लिए डेटाबेस मोड बिल्कुल नया होगा। इसके अलावा सीसीएनए में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि वीलैन की स्टेट क्या होती है। एक चीज होती है कि वीलैन की स्टेट्स, वीलैन की स्टेट्स, ये आपके पास कुछ नई चीजें हैं वीलैंस में, ठीक है। फिर अगेन हमारे पास चीजें आ जाएंगी कि वीलैन की आईडी, कितने बिट की वीलैन की आईडी होती है। देन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि नेटिव वीलैन क्या होता है। तो ये सारे की सारा आपका वीलैन में आ जाता है, सारा का सारा पोर्शन। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। अब टाइप्स ऑफ पोर्ट्स में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, एक चीज हम पढ़ेंगे कि आपका एक्सेस पोर्ट कौन से होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे आपका ट्रंक पोर्ट कौन से होते हैं, डन। जब टाइप्स ऑफ पोर्ट्स आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका डीटीपी प्रोटोकॉल, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अब डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल बेसिकली है क्या, आप लोगों को शायद कहीं ना कहीं आइडिया होगा अगर सीसीएनए स्विच याद है तो, कि स्विच के कुछ पोर्ट्स को हम एक्सेस पोर्ट बनाते हैं, कुछ को हम बनाते हैं ट्रंक पोर्ट, राइट। अब अगर मान लो एज ए नेटवर्क इंजीनियर मुझे स्विच के पोर्ट्स को मैनुअली वाया कमांड्स एक्सेस बनाना पड़ जाए, ट्रंक बनाना पड़ जाए, और मेरी कंपनी में मान लो 5000 यूजर है, तो मतलब 5000 पोर्ट्स को मेरे को या तो एक्सेस बनाना पड़ेगा या ट्रंक। तो एज ए नेटवर्क इंजीनियर मैं तो पागल ही हो जाऊंगा ना। तो डीटीपी नाम का प्रोटोकॉल स्विचेस पे ऑलरेडी चल रहा होता है, और डीटीपी प्रोटोकॉल ये खुद से डिसाइड कर लेता है कि एक स्विच का पोर्ट एक्सेस बनना चाहिए, ट्रंक बनना चाहिए। तो वो तो फिर हम पढ़ेंगे डीटीपी प्रोटोकॉल। डीटीपी प्रोटोकॉल जब आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो जब भी डेटा ट्रंक पोर्ट पे जाता है तो शायद आप लोगों को पता होगा कि वीलैन का टैग लग के जाता है ताकि दूसरे स्विच को पता चले कि ये डेटा वीलैन 1 का है, वीलैन 2 का है, वीलैन 3 का। अब जो वीलैन का जो टैग लगता है ना वो दो तरीके से लगता है, एक लगता है यूजिंग .1 क्यू और एक लगता है यूजिंग ISL।
तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इवन मैं आप लोगों को इनके हेडर्स भी पढ़ाऊंगा कि हेडर होता क्या है। यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड ऑन कर देता हूँ ऊपर कि स्विच की वर्किंग पढ़ाऊंगा, कैम टेबल बताऊंगा किस तरीके से मेंटेन होती है, टाइप्स ऑफ स्विचेस। लेकिन साथ के साथ मैं एक चीज और बता देता हूँ कि आपको ईथरनेट हेडर भी एक्सप्लेन करूंगा कि ईथरनेट हेडर होता क्या है। ईथरनेट हेडर वो होता है जिसमें आपका सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक आपका लग के जाता है डेटा के साथ, वो हो गया आपका ईथरनेट हेडर। नेक्स्ट थिंग फिर हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ स्विच पोर्ट। अब मोड्स ऑफ स्विच पोर्ट में हमारा टॉपिक क्या आ गया, मोड्स ऑफ स्विच पोर्ट में हमारा आ गया कि स्विच का पोर्ट या तो ऑपरेट हो सकता है डायनेमिक डिजायरेबल मोड में या फिर वो ऑपरेट हो सकता है डायनेमिक ऑटो मोड में। तो इन दोनों मोड्स में डिफरेंस क्या है और ये मोड्स किस लिए यूज होते हैं, बेसिकली ये मोड्स यूज होते हैं आपके स्विच पे ट्रंक फॉर्म करने के लिए। डन। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा VTP। ठीक है, अब VTP क्या है, बेसिकली आप लोगों को पता होगा VTP स्टैंड्स फॉर वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अगर मेरे को एक स्विच पे मान लो VLAN क्रिएट करनी है, आप ऐसे समझो ये हो गया मेरा स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4। अगर मेरे को इस स्विच पे 50 VLAN बनानी है तो फिर मेरे को स्विच 2 का अलग से एक CLI लेना पड़ेगा, उस पर 50 VLAN बनाऊंगा। स्विच 3 का अलग से CLI लूंगा, उस पर 50 VLAN बनाऊंगा। स्विच 4 का CLI लूंगा, उस पर अलग से 50 VLAN बनाऊंगा। तो बेसिकली अगर मैं सारे स्विचेस पे VTP नाम का प्रोटोकॉल ऑलरेडी मैं कॉन्फ़िगर कर दूं, तो अगर मैं स्विच 1 पे VLAN 1 to 50 क्रिएट करता हूं तो वो बाकी स्विचेस पे VLAN अपने आप क्रिएट हो जाएगी। तो बेसिकली VTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिससे आप सारे स्विचेस पे VLAN को क्रिएट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो हो गया आपका VTP प्रोटोकॉल। अब VTP के ना आपके 3 वर्जन है, एक हो गया VTP वर्जन 1, एक हो गया VTP वर्जन 2 और एक हो गया VTP वर्जन 3। तो हम तीनों ही वर्जन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल ऑफ स्विचिंग, दैट इज स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में आपको क्या क्या पढ़ना है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि भाई बीपीडीयू मैसेज क्या होते हैं। अब बीपीडीयू मैसेज भी आपके दो तरीके के हैं, एक हो गया कॉन्फिग बीपीडीयू, एक हो गया टीसीएन बीपीडीयू। फिर हम पढ़ेंगे कि रूट ब्रिज का इलेक्शन किस तरीके से होगा। आपका रूट पोर्ट होता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है, ब्लॉक पोर्ट होता है, उसका इलेक्शन किस तरीके से होगा आपका, ये हो गया आपका एसटीपी में। जब ये पोर्शन आपका हो जाएगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के टाइमर्स। टाइमर्स को डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट्स। जब जब आपका इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में। बेसिकली स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, आप लोगों को अगर पता हो। एक होता है हमारा कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, फिर होता है पर वीलाइन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, एक होता है पीवीएसटी प्लस, फिर एक होता है रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, एक होता है मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो इन प्रोटोकॉल्स में डिफरेंस क्या है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो सारा का सारा आपका टाइप्स में इंक्लूड होगा। डन। जब आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का ये सारा सेक्शन कवर अप हो जाएगा उसके बाद हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। और अब जो चीजें आएंगी आपके लिए, इतना तो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा सीसीएनए में, लेकिन इसके बाद की जो चीजें होंगी वो सारी की सारी आप लोगों के लिए नई होंगी। जैसे कि स्पैनिंग ट्री एक टॉपिक आपका एड ऑन हो जाता है और उस टॉपिक का नाम है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन। और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन में आप पढ़ोगे कि बीपीडीयू गार्ड क्या होता है। बेसिकली होता क्या है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की कुछ प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग स्पैनिंग ट्री प्रोटेक्शन नाम का फीचर यूज करते हैं। एक चीज आपका इसमें एड ऑन हो जाएगी रूट गार्ड। फिर आपका एक टॉपिक इसमें इंक्लूड हो जाता है बीपीडीयू फिल्टर। एक चीज इंक्लूड हो जाती है आपकी यूडीएलडी। ठीक है, एक चीज आपकी एड ऑन हो जाती है आपका लूप गार्ड। तो ये सारा का सारा आपका एसटीपी प्रोटेक्शन में काउंट होगा। जब हमारा एसटीपी प्रोटेक्शन काउंट हो गया इसका मतलब अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पूरा हो चुका है। एंड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल विल टेक समवेयर अराउंड 4, 5, 6 डेज। आपका अकेला स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ही कम से कम 6, 5, 7 क्लास तक कंज्यूम करेगा। डन। जब आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ओवर हो गया उसके बाद जो हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल स्टार्ट करेंगे आपका स्विचिंग में, दैट विल बी
इंटरवीलेंट राउटिंग। अब इंटरवीलेंट राउटिंग आपकी दो तरीके की है, एक हो गई आपकी यूजिंग लेयर 2 स्विच और एक हो गई यूजिंग लेयर 3 स्विच। लेयर 3 स्विच पे जब हम इंटरवीलेंट राउटिंग परफॉर्म करते हैं तो उसको हम टेक्निकली बोलते हैं SVIs, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। जब आपका स्विच वर्चुअल इंटरफेस नाम का टॉपिक इंटरवीलेंट राउटिंग हो जाएगी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा FHRP, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के अंदर आपके तीन प्रोटोकॉल और आ जाते हैं, एक हो गया HSRP, एक हो गया आपका VRRP, फिर एक हमारा हो गया GLBP। ये तीनों प्रोटोकॉल हमारे यहाँ पे कवर अप होंगे। फिर नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल होगा ईथर चैनल। अब ईथर चैनल में भी आपके प्रोटोकॉल है। ईथर चैनल में एक प्रोटोकॉल हो जाता है आपका PAGP, फिर एक प्रोटोकॉल हो जाता है आपका LACP। जब ईथर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी उसके बाद ईथर चैनल में एक और सब टॉपिक जुड़ जाता है, ईथर चैनल लोड बैलेंसिंग, कि डेटा किस तरीके से बैलेंस होता है आपका, दैट विल बी ईथर चैनल लोड बैलेंसिंग। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको जरा हटा देता हूं। देन जब आपका ईथर चैनल नाम का टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा स्विच प्रोटेक्शन, कि कैसे आप अपने स्विच को सिक्योर कर सकते हो। अब जब स्विच को सिक्योर करने की बात आती है तो उसमें भी आपके इनसाइड कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि एक आपका हो जाता है डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन, फिर एक फीचर हमारा जैसे हो जाता है DSCP स्नूपिंग। अब ये पता है क्या, सबसे जो इंटरेस्टिंग आपको टॉपिक लगेंगे ना आपके पूरे स्विचिंग में, वो लगेंगे स्विच प्रोटेक्शन। स्विच प्रोटेक्शन में बेसिकली क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्विच पे अटैक हो सकते हैं। मैं स्विच पे अटैक करके दिखाऊंगा और उसके बाद उन अटैक्स को कैसे आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, वो आपका टॉपिक हो जाता है स्विच प्रोटेक्शन। तो DSCP स्नूपिंग एक नाम का फीचर, आप DSCP स्नूपिंग हम ये फीचर हम यूज करते हैं स्विच पे ताकि हम DSCP स्पूफिंग नाम के अटैक से हम बच सके। अब स्पूफिंग अटैक होता कैसे है, ठीक है, किस तरीके से जनरेट किया जाता है, ये सारे के सारे बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूव करूंगा ये सारी चीजें। फिर नेक्स्ट थिंग हमारा आ जाएगी यहाँ पे IP सोर्स गार्ड। देन फिर आपका हो जाएगा प्रोटेक्टेड पोर्ट्स। ये आपका टॉपिक हो गया स्विच प्रोटेक्शन। स्विच प्रोटेक्शन जब आपका ओवर हो जाएगा टॉपिक, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका प्राइवेट VLAN। अब आप लोगों ने VLAN तो सुना होगा, लेकिन प्राइवेट VLAN आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। बेसिकली अपने CCNA में CCNP में एक टॉपिक जुड़ जाता है प्राइवेट VLAN, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपके इंडस्ट्रीज में स्पेशली मैं बात करता हूं ISP का मतलब क्या हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो भी आपको इंटरनेट कनेक्शन होते हैं ना, जैसे इंडिया में आप लोगों ने सुना होगा तिकोना है, डेन है और एक्साइटल है, ये कुछ ऐसे वेंडर्स हैं। देखो ISP में रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, एयरटेल हो गया, ये बड़े बड़े ISP हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोकल ISP होते हैं ना जो कि सिर्फ एक एरिया में इंटरनेट देते हैं, छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर। तिकोना इज वन ऑफ देम, एक्साइटल इज वन ऑफ देम, डेन इज वन ऑफ देम, क्वाड प्ले। तो ये क्या करते हैं यार, ये प्राइवेट VLANs नाम का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट VLANs का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होगी, दैट विल बी इन योर CCNP स्विच। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक वो आ जाएगा, वो जुड़ जाएगा VLAN एक्सेस मैप। और ये आपका टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं। अगर आप लोगों को CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग याद हो तो CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग में हम लोग ACL नाम का एक प्रोटोकॉल यूज करते थे, ताकि अगर मेरे को मान लो दो यूजर्स का कम्युनिकेशन डिनाई करना है, या फिर मैं चाहता हूं एक नेटवर्क के साथ पूरा दूसरा नेटवर्क कम्युनिकेट ना कर पाए, तो मैं ACL नाम का प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर देता हूं राउटर पे और कम्युनिकेशन डिनाई कर देता हूं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि स्विच पे मान लो कुछ यूजर्स कनेक्टेड है, अब मैं कुछ यूजर का कम्युनिकेशन बंद करना चाहता हूं दूसरे यूजर के साथ, और वो सारे के सारे सेम VLAN में, तो कैसे करोगे? तो स्विचेस पे भी हम ACL कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और स्विच पे भी हम ट्रैफिक को डिनाई कर सकते हैं, यूजर्स का कम्युनिकेशन
रोक सकते हैं, उस टॉपिक को टेक्निकली हम बोलते हैं वीलन एक्सेस मैप। और इस टॉपिक के लिए आपको एसीएल की नॉलेज पहले से होनी चाहिए। अगर एसीएल आपको नहीं आता तो वीलन एक्सेस मैप आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक जुड़ जाएगा आपका SPAN, अब स्विच पोर्ट एनालाइजर। ये एक टॉपिक होता है। अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा स्पैन नाम का प्रोटोकॉल करता क्या है। देखो आप लोगों को ना पता होगा इंडस्ट्रीज में रैक्स होती हैं, रैक्स में आपके डिवाइसेस लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है राउटर, स्विच, फायरवॉल, ठीक है। अब आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर मुझे एक बात बताओ, क्या आप हर वक्त इस राउटर, स्विच या फायरवॉल पे काम कर रहे होगे? ऐसा तो नहीं है ना। अब मैं कह रहा हूं कि आप अपने आप नेटवर्क इंजीनियर हो, आप अपने कैबिन में बैठे हो, ठीक है, अपने एडमिन डिपार्टमेंट में बैठे हो, आपके सामने आपका पीसी है या आपका सिस्टम है, लैपटॉप है, और आप यहाँ पे बैठे हो। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो इस राउटर का, आपको पता है ना हर एक डिवाइस के अंदर एक फैन लगा होता है जो कि आपके राउटर को, स्विच को, फायरवॉल को कूल करता है। मैं कह रहा हूं कि अगर वो फैन बर्न आउट हो जाए, वो फैन काम करना बंद कर जाए, या मैं कहता हूं आपके फायरवॉल का एक इंटरनल कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो जाए, वो काम करना बंद हो जाए, तो आपको कैसे पता चलेगा? मुझे एक बात बताओ, आपको तो पता चलेगा ही नहीं। और क्योंकि अगर राउटर का फैन काम करना बंद कर गया तो ऑब्वियस सी बात है 10 से 15 मिनट बाद आपका राउटर क्या हो जाएगा? आपका राउटर क्या हो जाएगा? बर्नआउट। क्योंकि भाई जब वो हीट अप हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है राउटर चला जाएगा डाउन। तो अब आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको कौन देगा? तो बेसिकली होता क्या है, हम सारे राउटर हो गए, स्विच हो गए, फायरवॉल हो गए, हम स्पैन नाम का प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर देते हैं, ठीक है, या एसएनएमपी नाम का प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अब इन प्रोटोकॉल से क्या होता है, इन प्रोटोकॉल से आपके नेटवर्क इंजीनियर को ऑटोमेटिकली लॉग मैसेज मिलते रहते हैं कि उसका फैन, अगर मान लो राउटर का फैन अगर डाउन हो गया तो आपके नेटवर्क इंजीनियर को एकदम से लॉग मैसेज आ जाएगा कि उस राउटर का फैन डाउन हो गया, उसको रिपेयर करो। इस फायरवॉल का ये इंटरनल पार्ट डाउन हो गया, उसको रिपेयर करो। तो ये आपका एसएनएमपी नाम का प्रोटोकॉल में काउंट होता है। और इसके साथ हम एक प्रोटोकॉल और कॉन्फ़िगर करते हैं, स्पैन। तो दोनों मिलके काम करते हैं इसमें, ठीक है। फिर आपके जो लास्ट के कुछ टॉपिक्स जैसे बच गए कि ट्रिपल ए क्या होता है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन क्या, ट्रिपल ए हो गया आपका। फिर डॉट वन हेलो एक्स। हाँ बोलो भाई। सर, ये स्पैन और एसएनएमपी है, ये दोनों सेम ही है फिर अलग अलग डिफरेंट एरिया? नहीं नहीं, दोनों अलग अलग है। होता क्या है कि हाँ सर, मैं क्या है कि अभी जैसे कि मैं स्विच कॉन्फ़िगर करता हूँ, तो हाँ हमारे हाँ सिस्को और हुआवे की स्विच है, तो हम ज्यादातर उसमें एसएनएमपी लगाते हैं अलर्ट के हाँ, लिए। एसएनएमपी कॉन्फ़िगर देखो मैं हाँ बता जी, रहा हाँ हूँ। जी। एसएनएमपी जो कॉन्फ़िगर, देखो होता क्या है, एसएनएमपी कॉन्फ़िगर तो आपका मेन, देखो एसएनएमपी तो कॉन्फ़िगर हो गया इसकी वजह से कि आपको नेटवर्क इंजीनियर को आपको लॉग मैसेज आता रहे कि अगर कोई डिवाइस का पार्ट कोई डाउन होता है कि नहीं। जो स्पैन नाम का प्रोटोकॉल है ना, वो इसलिए कॉन्फ़िगर किया जाता है, देखो मान लो कि आप एडमिन हो, ठीक है, और इस स्विच के साथ मान लो 10 पीसी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है दोस्त। अब आपको ये देखना है कि ये वाला पीसी इस पीसी के साथ, यहाँ पे कोई यूजर बैठा है, ये यूजर इस यूजर को ऐसा क्या डेटा भेज रहा है, ठीक है। तो आप स्पैन नाम का प्रोटोकॉल इस स्विच पे कॉन्फ़िगर कर दो, आपका ये जो यूजर है ना, आपका एडमिन, इसके पास पूरा का पूरा डेटा पहुंच जाएगा जो भी ये आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, सर ठीक है। तो वो हो ठीक है गया सर। स्पैन। एसएनएमपी क्या है? एसएनएमपी बेसिकली आपका सिर्फ हार्डवेयर अलर्ट। डिवाइसेस, हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन स्पैन जो है यूजर का जो डेटा भी फ्लो हो रहा है ना, उसकी भी इंफॉर्मेशन दे देता है एडमिन को, ओके सर। ठीक है। तो ठीक है ये सर। आपका ओवरऑल सीसीएनए स्विच का ओवरऑल सिलेबस आपका ये है, ठीक है। अगर कोई चीज मिस हो गई होगी तो मुझे बता देना। ऑलमोस्ट कोई भी चीज आपकी मिस नहीं हुई है, सारा का सारा आपका सिलेबस ये रहा, तो मेरे को आपको बताना था, ठीक है। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सीसीएनपी स्विच तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, साथ में सीसीआई का स्विच का सिलेबस भी पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको कभी पढ़ते पढ़ते लगे कि चीजें सिर के ऊपर से जा रही हैं, ऐसा होगा नहीं, स्टिल अगर ऐसा हो तो साथ के साथ आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। इसकी इमेज मैं पूरी आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा, इसके सिलेबस की।
अब ऑफिशियली पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं तो ध्यान से देख लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपके स्विचिंग। देखो स्विचिंग की अगर मैं बात करता हूँ, स्विचिंग बेसिकली होता क्या है। अगर मैं बोल रहा हूं ना कि अगर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे मेरा पैकेट फॉरवर्ड हो रहा है ना, मतलब पैकेट और डेटा अगर आपका फॉरवर्ड हो रहा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, ठीक है, और वो हो रहा है विद इन सेम नेटवर्क, तो इसका मतलब क्या परफॉर्म हो रहा है, इसका मतलब आपके परफॉर्म हो रही है स्विचिंग। लेकिन जब भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रैफिक फॉरवर्ड होता है और आपके वो डिवाइसेस अलग अलग नेटवर्क में है, तो आपको करनी पड़ेगी राउटिंग। जब सेम ही नेटवर्क में डिवाइसेस हैं और जब उनके बीच में ट्रैफिक एक्सचेंज हो रहा है, तो आप बेसिकली कर रहे हो स्विच। अब आप इस चीज को ऐसे समझ लो कि मान लो यार मेरे पास, मैं अपने घर में हूं, ठीक है, मेरे घर में मेरी मदर भी है, मेरा भाई भी है, मेरे पापा भी है, मेरे, ठीक है, मैं खुद हूं इंक्लूड। अब मेरे को अगर कोई इंफॉर्मेशन अपने भाई को देनी है, तो मैं अपने भाई को क्या करूंगा, बता दूंगा, यहीं से बता दूंगा, मम्मा को, अपने पापा को बता दूंगा। लेकिन अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन, मुझे बोला गया है कि पापा के बेस्ट फ्रेंड को देके आनी है, उनके घर तक जाना है, ठीक है, तो मतलब उनका घर एक अलग नेटवर्क हो गया कि नहीं हो गया। अब उस नेटवर्क पे जाने के लिए पहले तो मुझे पूरा राउट जानना पड़ेगा ना। मैं पापा से पूछूंगा, पापा आपके वो फ्रेंड रहते कहाँ है, मैं कैसे कैसे जाऊंगा, फिर मैं उनके घर जाऊंगा, उसके बाद उनको वो इंफॉर्मेशन दूंगा। तो बेसिकली जब दो अलग अलग नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो एक राउटिंग चाहिए। अब मैं आपको यहां से बोलूं कि आपको यहां से चंडीगढ़ जाना है, तो मतलब एक अलग लोकेशन हो गई, एक पूरा डिफरेंट नेटवर्क हो गया। तो पूरे डिफरेंट नेटवर्क पे जाने के लिए आप पहले सोचोगे ना, मैं जाऊंगा कैसे, बस से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, जाऊंगा कैसे। तो मतलब वहां पे आपको राउट डिसाइड करना पड़ रहा है, आपको एक पाथ डिसाइड करना पड़ रहा है। तो जब पाथ डिसाइड करना पड़ रहा है, तो वहां पे राउटिंग हो रही है। लेकिन जब आपको पाथ डिसाइड नहीं करना पड़ रहा, आपको बस वहीं उसी डिवाइस से बैठे, आपको डिसीजन मेकिंग नहीं करने की पाथ कौन सा होगा, बस आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ट्रैफिक फॉरवर्डिंग करनी है, और बीच में कोई मीडिएटर डिवाइस है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मान लो मैं दो पीसी को लगा के लैन केबल से अगर मैं डेटा एक्सचेंज कर रहा हूं, तो बेसिकली ये भी तो स्विचिंग हो गई एक तरीके से। अगर बीच में स्विच इंक्लूड नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है, ये स्विचिंग नहीं हुई, ये भी स्विचिंग है। क्यों? क्योंकि दो डिवाइस हैं, दोनों सेम नेटवर्क में है, बीच में कोई पाथ और कोई राउटिंग वगैरह मुझे परफॉर्म करनी पड़ती है कि अगर दो पीसीस के बीच में लैन केबल लगा के मैं डेटा एक्सचेंज करूं, तो ऐसा तो मुझे कोई प्रोटोकॉल तो चलाना पड़ता ही नहीं है। आप सारे के सारे लोगों ने दो लैपटॉप को कभी लैन केबल से एक्सचेंज करके डेटा एक्सचेंज करके देखा ही होगा ना, मूवी एक्सचेंज करके देखी होगी। तो क्या कभी कोई राउटिंग प्रोटोकॉल, कोई स्विचिंग प्रोटोकॉल आप चला रहे होते हो? बेसिकली नहीं ना। और अगर मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात करूं कि अगर आप दो स्विच पे दो डिवाइस कनेक्ट कर लो, तो क्या वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे? वो करेंगे। लेकिन अगर दो राउटर पे आप दो डिवाइस को कनेक्ट कर लो, आपको पहले राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने पड़ेंगे, तब जाके कम्युनिकेशन होगा। तो बेसिकली स्विचिंग का मतलब क्या है कि आपका कोई आपको पार्ट डिसाइड नहीं करना, कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू फॉरवर्ड द ट्रैफिक। तो विदाउट रनिंग एनी प्रोटोकॉल यू कैन मेक द अदर डिवाइस कम्युनिकेट, दैट इज बेसिकली स्विचिंग। लेकिन राउटिंग का मतलब क्या है? यू नीड टू इंप्लीमेंट द राउटिंग प्रोटोकॉल बेसिकली। अब आप कहोगे सर जो घर में जो टीपी लिंक वगैरह या डी लिंक के घर में जो 1000-1500 रुपए के वाईफाई राउटर आ जाते हैं, तो आप सोचते हो गए सर उस पर तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो वो आपके जो टीपी लिंक है, डी लिंक के राउटर होते हैं ना, अगर आप कभी उनको खोल के देखोगे, तो उनपे रिप, ठीक है, ओएसपीएफ, उनपे नेट पैट नाम के प्रोटोकॉल ऑलरेडी चला के भेजते हैं वो लोग, ठीक है। आप कभी भी उनका जीयूआई ओपन करके देखना, आपको दिख जाएंगी ये सारी की सारी चीजें। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप घर में एक मॉडेम लेके आओ, मॉडेम क्या होता है? उसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। अब उन डिवाइस के साथ अपने आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो कि नहीं? आप कोई सब प्रोटोकॉल वगैरह कोई कॉन्फ़िगर करते हो? नहीं ना। तो बेसिकली जब भी आप दो डिवाइसेस के बीच में ट्रैफिक एक्सचेंज कर रहे हो, डेटा एक्सचेंज कर रहे हो, और कोई आपको पाथ डिसाइड नहीं करना पड़ रहा, तो बेसिकली उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में ट्रैफिक हो रहा है स्विच, ठीक है। और जब आपको पाथ डिसाइड करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उस केस में आपका ट्रैफिक हो रहा है राउट। और राउटिंग करने के लिए आपको राउटर चाहिए, और राउटिंग प्रोटोकॉल आपको मैंडेटरी आपको चलाने पड़ेंगे। डन। नेक्स्ट चीज, अब स्विचिंग परफॉर्म कौन करता है? स्विचिंग परफॉर्म करेंगे हमारे स्विचेस, सबको पता है। नेक्स्ट थिंग, स्विच हमारा किस पे काम करता है? स्विच हमारा काम करता है फुल डुप्लेक्स पे। तो मतलब क्या है? स्विच साइमल्टेनियसली डेटा को सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, दैट्स फाइन। नेक्स्ट थिंग, अब स्विच क्या करता है? स्विच मेंटेन्स
कैम टेबल। कैम टेबल को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ठीक है, या फिर मैं उसको मैक एड्रेस टेबल बोल देता हूँ सिंपल टर्म्स में। तो स्विच क्या मेंटेन करता है? मैक एड्रेस टेबल। और मैक एड्रेस टेबल में स्विच एंट्री रखता है कि उसके कौन से पोर्ट पे कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे स्विच अज्यूम कर लेता हूँ और मैं मान लेता हूँ इस स्विच के मेरे 4 पोर्ट है, हर एक पोर्ट पे एक नाम ले लेता हूँ, ये हो गया पोर्ट 1, ये हो गया पोर्ट 2, ये हो गया पोर्ट 3, ये हो गया पोर्ट 4। इस पोर्ट 1 पे एक डिवाइस कनेक्ट करता हूँ, इसका आईपी एड्रेस हो गया 10.1, मैक एड्रेस हो गया ए। पोर्ट 2 पे एक डिवाइस कनेक्टेड है, उसका आईपी एड्रेस हो गया 10.2, मैक एड्रेस हो गया बी। पोर्ट 3 पे एक डिवाइस कनेक्टेड है जिसका आईपी एड्रेस हो गया 10.3, मैक एड्रेस सी। पोर्ट 4 पे एक डिवाइस कनेक्टेड है जिसका आईपी एड्रेस है 10.4 और मैक एड्रेस हो गया डी। डन। अब स्विच क्या करता है? स्विच अपनी मैक एड्रेस टेबल में एंट्री मेंटेन करता है। कैसे? कि स्विच इस तरीके से एंट्री मेंटेन करेगा, यहाँ पे लिखेगा पोर्ट और यहाँ पे स्विच लिख देगा मैक एड्रेस, कि मतलब कौन से पोर्ट पे कौन सा मैक एड्रेस है। अब पोर्ट 1 पे कौन सा मैक एड्रेस कनेक्टेड है? ए। पोर्ट 2 पे कौन सा मैक एड्रेस कनेक्टेड है? डी नाम का डिवाइस है। पोर्ट 3 पे सी, पोर्ट 4 पे डी। मैक एड्रेस टेबल में एंट्री आ गई। अब अगर मैं ये मानता हूं कि मान लो ये हो गया PC1, ये हो गया PC4, लेट्स अज्यूम कि PC1 पे जो यूजर है ना, उसको PC4 के यूजर को ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है। तो CCNA में एटलीस्ट आप लोगों को इतनी चीजें तो पता ही होंगी कि जब भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा फॉरवर्ड होता है तो डेटा के ऊपर 4 चीजें तो लगती हैं। एक क्या लगेगा? आपका सोर्स आईपी, एक लगेगा सोर्स मैक, फिर आपका लगेगा डेस्टिनेशन आईपी, फिर आपका लगेगा डेस्टिनेशन मैक। अगर इन 4 में से एक भी चीज आपके डिवाइस के पास नहीं है तो कभी भी यूजर का डेटा तो फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे PC1 को डेटा फॉरवर्ड करना है PC4 को, तो सोर्स आईपी में क्या लगेगा? 10.1। डेस्टिनेशन आईपी में क्या लगेगा? 10.4। सोर्स मैक में क्या लगेगा? ए। डेस्टिनेशन मैक में क्या लगेगा? डी। अब ये ट्रैफिक पीसी किसको देगा? स्विच को। जब स्विच के पास ट्रैफिक आएगा तो बाय डिफॉल्ट स्विच किस पे काम करते हैं? बाय डिफॉल्ट स्विच हमारा काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस ओनली। भाई स्विच का कंसर्न सिर्फ मैक एड्रेस से ही तो होता है बाय डिफॉल्ट, उसका आईपी एड्रेस से थोड़ी लेना देना होता है। अभी यहाँ पे लेयर 3 स्विच को इंक्लूड मत करना, मैं अभी सिर्फ लेयर 2 स्विच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपके स्विचेस लेयर 2 स्विच पे, लेयर 2 पे इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं, मतलब मैक एड्रेस पे। जब इस स्विच के पास पोर्ट 1 पे डेटा आएगा तो वो क्या देखेगा? डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक क्या है? डी। अब आपका स्विच देखेगा अपनी कैम टेबल, मेरी कैम टेबल में मैक एड्रेस डी नाम का डिवाइस कहाँ कनेक्टेड है? पोर्ट 4 पे। तो स्विच पोर्ट 4 से ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देगा। अब हमें ये चीज भी पता है कि जैसे ही कोई डिवाइस डेटा को रिसीव करता है तो वो दोनों चीजें वेरीफाई करेगा। क्या? कि डेस्टिनेशन आईपी क्या मेरी ही है और डेस्टिनेशन मैक मेरा है। डेस्टिनेशन मैक क्या है? डी, वेरीफाई। डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 10.4, वेरीफाई, मतलब मेरे ही है। तब जाके आपका PC4 ट्रैफिक को एक्सेप्ट करता है। दिस इज हाउ द डेटा इज फॉरवर्डेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस व्हेन द स्विचेस आर इन्वॉल्व्ड, राइट। अब हम नेक्स्ट चीज इस पे बात करते हैं कि स्विच की मैक एड्रेस टेबल मेंटेन कैसे होती है। जनरली स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि अगर मैं एक नया स्विच ले लेता हूं और उस स्विच के साथ जैसे ही मैं एक लैपटॉप को या एक पीसी को कनेक्ट करूंगा, स्विच को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो उसका मैक एड्रेस, कि मतलब उस डिवाइस का मैक एड्रेस ये है। जनरली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है, मिसकॉन्सेप्शन है। अब आप लोग ऐसे सोचो, आप लोग 4 स्टूडेंट हो, ठीक है, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ये रहा मैं, क्योंकि मैं क्लास में स्टड हूं तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपने गॉगल्स वगैरह बना लूं। अब ये हो गए आप लोग, डन। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझसे कनेक्टेड हो, हाँ या ना? लेकिन जब तक आप मुझे अपना नाम नहीं बताओगे तब तक क्या मुझे आपका नाम पता चल जाएगा? नहीं ना। इन द सिमिलर मैनर, अगर किसी को भी ये लगता है कि अगर मैं स्विच के साथ, और स्विच के मान लो 4 पोर्ट है और इस पोर्ट पे, ठीक है, मैंने पीसी कनेक्ट कर दिया, तो स्विच की मैक एड्रेस टेबल में अपने आप पता चल जाएगा कि इस डिवाइस का मैक एड्रेस ई है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्विच एक पूरा प्रोसेस फॉलो करता है, उस प्रोसेस के थ्रू स्विच को पता चलता है कि उस पोर्ट पे कौन से मैक एड्रेस का डिवाइस कनेक्टेड है, और तब जाके उसकी मैक एड्रेस टेबल में एंट्री आती है। समझ में आई यहां तक चीज? अब उस प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे स्विच की मैक एड्रेस टेबल में एंट्री आती है, किस तरीके से स्विच मैक एड्रेस टेबल में एंट्री डालता है।
देखो आप सिचुएशन को ऐसे अज्यूम करो कि मेरे पास एक स्विच कनेक्टेड है, इस स्विच पे 4 पोर्ट है और चारों पोर्ट पे एक एक डिवाइस कनेक्टेड है। और इस वक्त ये अज्यूम कर लो कि सारे के सारे जो डिवाइसेस है ना वो मेरे शटडाउन स्टेट में है, मतलब सारे के सारे डिवाइसेस ऑफ है, मेरे पीसी भी ऑफ है और मेरा स्विच भी ऑफ पड़ा हुआ है। ठीक है, पीसी 1 का आईपी एड्रेस हो गया 10.1, मैक एड्रेस हो गया ए। पीसी 2 का आईपी एड्रेस 10.2, मैक एड्रेस हो गया बी। पीसी 3 का आईपी एड्रेस 10.3, मैक एड्रेस हो गया सी। पीसी 4 का आईपी एड्रेस हो गया 10.4, मैक एड्रेस हो गया डी। और क्योंकि स्विच के हर एक पोर्ट का एक अपना नाम होता है, तो मैं इस वक्त नाम अज्यूम कर लेता हूं कि इस पोर्ट का नाम हो गया पोर्ट 1, इसका नाम हो गया पोर्ट 2, इसका नाम हो गया पोर्ट 3, इसका नाम हो गया पोर्ट 4। डन। अभी इस वक्त सारे स्विचेस, सारे पीसी ऑफ स्टेट में, डाउन स्टेट में, कोई ऑन डिवाइस ऑन नहीं है। अब ऐसे समझो कि मैंने चारों के चारों डिवाइसेस को मैंने ऑन कर दिया, चारों पीसीस को भी ऑन कर दिया और मैंने स्विच को भी ऑन करा। तो जैसे ही कोई एक स्विच को आप ऑन करोगे, ठीक है, तो उस स्विच की जो मैक एड्रेस टेबल होती है वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, खाली। मैक एड्रेस टेबल में कोई भी एंट्री नहीं होगी। डन। अब डिवाइसेस तो सारे ऑन पड़े हैं, ठीक है, मैक एड्रेस टेबल भी खाली पड़ी है, तो स्विच को अपने आप तो पता चलेगा नहीं कि कौन से पोर्ट पे कौन सा मैक एड्रेस है। ठीक है, अब यहीं पे अभी सिचुएशन को रोक लो। अब नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं कि मान लो अब यहाँ पे PC1 जो है उसको डेटा फॉरवर्ड करना है PC4 को। डन। जब भी यूजर का डेटा जनरेट होगा तो डेटा के ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होती है, सोर्स आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन मैक। इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, जब भी यूजर के डेटा के ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होती है तो हम उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। क्लियर। अब सोर्स आईपी में क्या लगेगा 10.1, डेस्टिनेशन आईपी में क्या लगेगा 10.4, सोर्स मैक में क्या लगेगा ए। डेस्टिनेशन मैक, देखो भाई आपके PC1 को क्या PC4 का मैक एड्रेस पता होगा, नहीं ना पता होगा। अब इस केस में यूजर का डेटा, जो ये यूजर ने डेटा जनरेट करा है, वो आपका PC1 फॉरवर्ड तो कर नहीं सकता। तो इस केस में आपका डेटा चला गया किस पे, होल्ड पे। तो जब आपका डेटा होल्ड पे जाने का मतलब क्या है, देखो भाई आपके पीसी को, आपकी दुनिया में कोई भी डिवाइस है, अगर उसको दूसरे डिवाइस को डेटा फॉरवर्ड करना है तो चारों चीजें चाहिए। अगर चारों में से एक भी चीज नहीं है तो डेटा तो फॉरवर्ड हो नहीं सकता। तो डेटा फॉरवर्ड नहीं हुआ तो इसका मतलब होल्ड पे, मतलब PC1 के पास वो डेटा है। अब PC1 क्या करेगा, अब PC1 एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। अब PC1 जनरेट्स ARP रिक्वेस्ट फॉर द मैक एड्रेस। ओ, स्टूडेंट जीनियस हो रखे हैं। चलो ये पोलैंड का सर है मैम। देखो अब होगा क्या, आपका PC1 जनरेट करेगा ARP रिक्वेस्ट। डन। अब ARP क्या है, बेसिकली ARP स्टैंड्स फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इस प्रोटोकॉल का काम क्या है, इस प्रोटोकॉल का काम है मैक एड्रेस को फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बेसिकली 5 तरीके के ARP होते हैं टोटल। एक होता है नॉर्मल ARP, एक होता है प्रॉक्सी ARP, एक आपका होता है ग्रेशियस ARP, एक होता है आपका रिवर्स ARP, एक आपका होता है इनडायरेक्ट ARP। तो आपके टोटल 5 तरीके के ARP है। ठीक है, हम अभी जब CCNP स्विच डिस्कस करेंगे तो एक तो नॉर्मल ARP, ये मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, एक ग्रेशियस ARP, ये 2 तरीके के ARP में अभी आप लोगों आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन जब हम राउटिंग पढ़ेंगे तो राउटिंग में मैं आपका नॉर्मल ARP भी डिस्कस करूंगा, प्रॉक्सी ARP, ग्रेशियस ARP, रिवर्स ARP, इनडायरेक्ट ARP, पांचों के पांचों ARP में तब डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो रिलेट करता है राउटर के साथ, वो स्विच के साथ रिलेट नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। अब ARP रिक्वेस्ट जनरेट करी किसने, PC1 ने। किसके लिए, PC4 के लिए। तो ARP रिक्वेस्ट में आपका सोर्स आईपी क्या लगेगा, सोर्स आईपी विल बी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी विल बी 10.4, सोर्स मैक विल बी व्हाट ए, डेस्टिनेशन मैक विल बी व्हाट, क्योंकि ARP रिक्वेस्ट में डेस्टिनेशन मैक क्या लग के जाता है, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। और ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस क्या होता है, जब 12 के 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर को आप F कर दोगे तो वो क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। अब PC1 वो ARP रिक्वेस्ट किसको देगा, स्विच को। जब स्विच के पास ये ARP रिक्वेस्ट आएगी, स्विच किस पे काम करता है, ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। स्विच देखेगा डेस्टिनेशन मैक क्या है, ब्रॉडकास्ट। तो स्विच को पता है मुझे अपने सारे पोर्ट से ट्रैफिक को क्या करना है, ब्रॉडकास्ट। लेकिन इस ARP रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट करने से पहले स्विच देखेगा कि सोर्स मैक क्या लग के आया, सोर्स मैक लग के आया है ए, तो स्विच, और ये मेरे को ट्रैफिक कहाँ रिसीव हुआ, ट्रैफिक रिसीव हुआ है पोर्ट 1 पे, तो स्विच एंट्री डाल देगा कि पोर्ट 1 पे एक मैक एड्रेस ए नाम का डिवाइस कनेक्टेड है। और उसके बाद स्विच अपने बाकी पोर्ट से इस ट्रैफिक को करेगा ब्रॉडकास्ट।
क्लियर। अब जब PC टू PC3 के पास ये ARP रिक्वेस्ट आएगी तो वो सबसे पहले वेरीफाई करेंगे डेस्टिनेशन IP और डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक क्या, ब्रॉडकास्ट, तो ये ट्रैफिक को करेगा एक्सेप्ट। लेकिन जब वो देखेगा डेस्टिनेशन IP 10.4 है और ये क्या कहेगा मेरी क्या 10.2, ये क्या करेगा ARP रिक्वेस्ट को डिस्कार्ड, ये क्या करेगा ARP रिक्वेस्ट को डिस्कार्ड, लेकिन ये क्या कर लेगा एक्सेप्ट। तो अब आपका PC4 PC1 को क्या जनरेट करेगा, एक ARP रिप्लाई, और ARP रिप्लाई में सोर्स IP क्या होगी 10.4, डेस्टिनेशन IP 10.1, सोर्स मैक D, डेस्टिनेशन मैक A। अब ये ARP रिप्लाई PC4 किसको देगा, स्विच कहां रिसीव करेगा, पोर्ट 4 पे। स्विच देखेगा कि डेस्टिनेशन मैक क्या है A, अब डेस्टिनेशन मैक को अपनी मैक एड्रेस टेबल में चेक करेगा, क्या मेरी मैक एड्रेस टेबल में A नाम का डिवाइस है, हाँ है, कहां पे, पोर्ट 1 पे। तो स्विच को ये तो पता चल गया कि पोर्ट 1 से मुझे इस ट्रैफिक को भेजना है, लेकिन स्विच ये भी देखेगा सोर्स मैक क्या लग के आया, सोर्स मैक लग के आया D। तो स्विच क्या करेगा, अपनी मैक एड्रेस टेबल में एंट्री डाल देगा कि पोर्ट 4 पे D नाम का डिवाइस कनेक्टेड है, और ARP रिप्लाई को पोर्ट 1 से बाहर फॉरवर्ड कर देगा। अब आपके PC1 को ARP का रिप्लाई मिल गया, तो अब उसको पता चल गया कि जो 10.4 है उसका मैक एड्रेस क्या है A, उसका मैक एड्रेस क्या है D। अब आपका PC1 यूजर के डेटा पे मैक एड्रेस D लगा के डेटा फॉरवर्ड करेगा किसको, स्विच को। अब स्विच अपनी कैम टेबल देखेगा D कहां पे है, पोर्ट 4 पे, तो पोर्ट 4 से ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा PC4 को। तो इस तरीके से स्विच की मैक एड्रेस टेबल में एंट्री मेंटेन होती है, और जब तक स्विच पे जो भी डिवाइस कनेक्टेड है, जब तक वो कोई डेटा नहीं भेजता, तब तक स्विच को पता ही नहीं चलता कि उस पोर्ट पे कौन सा मैक एड्रेस वाला डिवाइस कनेक्टेड है। नलिनी, अनुज, रेहान एंड दीपक, आप लोगों में से किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। सर नो सर। नो सर। ठीक है। चलो अब मैं ये मान लेता हूं कि स्विच के सारे पोर्ट्स पे ना एंट्री आ गई है। पोर्ट 1 पे एंट्री आ गई, पोर्ट 2 पे एंट्री आ गई, B नाम का डिवाइस है, पोर्ट 3 पे एंट्री आ गई, C नाम का डिवाइस है, डन। अब कुछ नई चीजें ऐड ऑन कर रहा हूं, पता है तो ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो भी बहुत अच्छी बात है। देखो स्विच के मैक एड्रेस टेबल है ये। अब कैम टेबल में स्विच की जो भी एंट्री मेंटेन होती है ना दोस्तों, वो मेंटेन होती है 300 सेकंड के लिए, ठीक है। स्विच की मैक एड्रेस टेबल में एंट्री आती है 5 मिनट के लिए, और वो 5 मिनट होता है एक्टिव 5 मिनट्स। अब एक्टिव 5 मिनट्स का मेरा मतलब क्या है, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि देखो जैसे ही स्विच की मैक एड्रेस टेबल में किसी भी पोर्ट के लिए अगर एंट्री आई, तो स्विच क्या करता है, उस पोर्ट के लिए टाइमर चलाता है, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं कि स्विच के पोर्ट 1 पे एंट्री आई, क्या कि पोर्ट 1 पे मैक एड्रेस A नाम का डिवाइस कनेक्टेड है। जैसे ही उसकी कैम टेबल में वो एंट्री आई होगी ना, स्विच ने उस पोर्ट के लिए क्या करा, काउंटर घुमाना चालू कर दिया, टाइमर 300, 299, 298, 297, 296 एंड इट विल कीप ऑन डिक्रीमेंटिंग। यहां तक चीज क्लियर। अब मैं क्या कहता हूं, जैसे ही स्विच के पोर्ट 1 पे फिर से उसको डेटा रिसीव होगा ना, जैसे ही उसको फिर से डेटा रिसीव होगा, तो वो काउंटर वापस घूम जाएगा, कहां पे, वो काउंटर वापस घूम जाएगा 300 पे। अब मान लो जैसे कि 197 सेकंड तक पहुंच गया काउंटर डिक्रीमेंट होते होते, और PC1 ने डेटा जनरेट करके फिर से भेज दिया किसी भी डिवाइस को, तो स्विच ने रिसीव करा कहां पे, पोर्ट 1 पे। सोर्स में क्या लग के आया होगा डेटा में, पक्की बात है A लग के आएगा, तो वो काउंटर कहां घूम गया, 300 सेकंड पे। तो इसका मतलब क्या है कि स्विच के मैक एड्रेस टेबल में अगर किसी भी पोर्ट पे एंट्री होती है, तो वो एंट्री मेंटेन होती है 300 सेकंड के लिए, और जैसे ही स्विच के उस पोर्ट पे डेटा रिसीव होता है, तो काउंटर कहां घूम जाता है, वापस उस मैक एड्रेस के लिए काउंटर घूमता है 300 सेकंड पे, डन। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो काउंटर घूमते घूमते 0 पे पहुंच गया, ठीक है, तो 0 पे पहुंचने का मतलब है कि 5 मिनट हो चुके हैं और स्विच ने इस पोर्ट 1 पे इस डिवाइस से कोई भी डेटा रिसीव नहीं किया है। इसका मतलब यही बना, तो स्विच ये मान लेगा कि अब उस पोर्ट पे वो मैक एड्रेस वाला डिवाइस है ही नहीं, कि 5 मिनट की क्या हो गई, इनएक्टिविटी। और जब 5 मिनट की इनएक्टिविटी हो गई, तो स्विच ये अज्यूम कर लेता है कि वो मैक एड्रेस वाला डिवाइस अब मेरे पास नहीं है, तो स्विच अपनी मैक एड्रेस टेबल से उस एंट्री को कर देता है रिमूव, डन। अगर 5 मिनट तक डेटा फॉरवर्डिंग नहीं होती है, ठीक है, उस पोर्ट पे। अब नेक्स्ट कंसर्न हमारा ये है कि अगर मान लो मैं आपसे ये पूछूं
कि अगर PC1 को PC4 को फिर से ट्रैफिक फॉरवर्ड करना होता तो क्या वो फिर से आर्क रिक्वेस्ट जनरेट करता? नहीं, क्योंकि आपके जैसे स्विच मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करते हैं उसी तरीके से आपके जो पीसीज होते हैं वो मेंटेन करते हैं आर्क कैशे, आपके राउटर मेंटेन करते हैं आर्क कैशे, और वो आर्क कैशे में आपकी पीसी एंट्री डाल देते हैं कि जब भी देखो PC1 ने आर्क रिक्वेस्ट जनरेट करी थी, PC4 के लिए आर्क का रिप्लाई मिल गया, तो PC1 ने अपने आर्क कैशे में एंट्री डाल ली होगी कि 10.4 को मेरे को कभी भी अब ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है, मैक एड्रेस डी यूज करना है डेस्टिनेशन मैक, और आर्क कैशे की जो एंट्री होती है वो मेंटेन होती है 4 घंटे के लिए। ठीक इसी तरीके से जब PC4 के पास आर्क रिक्वेस्ट आई होगी, किससे? PC1 से, तो उसने अपनी आर्क कैशे में एंट्री डाल दी होगी क्या कि कभी भी मुझे 10.1 को अगर ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है तो मैक एड्रेस ए यूज करना है। उसको कैसे पता चला? भाई जब PC1 ने आर्क रिक्वेस्ट भेजी PC4 के पास तो उसको पता नहीं चल गया 10.1 का मैक एड्रेस ए है, तो PC4 ने अपनी आर्क कैशे में एंट्री डाल दी कि भाई कभी भी मुझे 10.1 को डेटा फॉरवर्ड करना होगा, मैक एड्रेस ए यूज करूंगा। अब सिचुएशन ऐसे समझो कि स्विच ने अपनी मैक एड्रेस टेबल से पोर्ट 1 से एंट्री उड़ा दी, क्योंकि 5 मिनट हो गए, PC1 ने किसी को डेटा फॉरवर्ड किया ही नहीं। अब मैं कहता हूं कि PC4 ने डेटा जनरेट कर दिया, किसके लिए? PC1 के लिए। तो जब यूजर का डेटा जनरेट होगा, सोर्स आईपी क्या लगा 10.4, डेस्टिनेशन आईपी 10.1, सोर्स मैक ए, सोर्स मैक क्या लगेगा डी, डेस्टिनेशन मैक क्या लगा ए। अब जब PC4 इस डेटा को किसको भेजेगा? स्विच को। स्विच किस पे काम करता है? मैक एड्रेस पे। स्विच ने देखा डेस्टिनेशन मैक क्या है ए, अब स्विच देखेगा अपनी मैक एड्रेस टेबल, क्या उसकी मैक एड्रेस टेबल में ए नाम का डिवाइस कहीं पे है? नो 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 नो। अब इस केस में क्या होगा? अब इस केस में स्विच कर देगा इस ट्रैफिक को, ये ट्रैफिक PC4 ने क्या किया था? यूनिकास्ट। लेकिन अब क्योंकि स्विच को पता ही नहीं है कि मैक एड्रेस ए नाम का डिवाइस उसके कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, तो स्विच अब अपने सारे पोर्ट से ट्रैफिक को क्या कर देगा? ब्रॉडकास्ट। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझना, क्योंकि स्विच को पता नहीं था कि उसके कौन से पोर्ट पे मैक एड्रेस ए नाम का डिवाइस है, क्योंकि उसने कैम टेबल से तो एंट्री उड़ा दी, तो अब स्विच ने क्या करा? इस ट्रैफिक को कर दिया ब्रॉडकास्ट। जब PC3 के पास ये ट्रैफिक आएगा तो सबसे पहले वेरीफाई क्या करेगा? डेस्टिनेशन मैक, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन मैक क्या है? ए, ये क्या करेगा? मेरा क्या है? सी। ट्रैफिक क्या कर दिया? डिस्कार्ड। ट्रैफिक क्या कर दिया? डिस्कार्ड। PC1 ने क्या कर दिया? ट्रैफिक को एक्सेप्ट। तो जिसके पास ट्रैफिक PC4 ने भेजा था, PC1 उसके पास पहुंच गया, लेकिन स्विच ने क्या कर दिया था? ट्रैफिक को डिस्कार्ड, क्योंकि उसकी मैक एड्रेस टेबल में वो एंट्री नहीं थी। और टेक्निकली इसको हम बोलते हैं अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। ठीक है, तो बेसिकली जब आपके इंटरव्यूज वगैरह होते हैं तो आप लोगों से रिक्रूटर पूछते हैं कि फ्लडिंग और ब्रॉडकास्ट में डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, फ्लडिंग और ब्रॉडकास्ट में डिफरेंस क्या होता है। देखो, ब्रॉडकास्ट का मतलब है दैट ट्रैफिक इज मेंट फॉर ऑल द डिवाइसेस। ठीक है, मतलब वो सभी के लिए था। तो डेस्टिनेशन मैक में क्या लिख के जा रहा है भाई? ब्रॉडकास्ट में ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस रख के जा रहा है। लेकिन फ्लडिंग का मतलब होता है दैट ट्रैफिक इज मेंट फॉर अ पर्टिकुलर डिवाइस, वो ट्रैफिक सिर्फ एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, लेकिन उसको क्या कर दिया गया है? उसको कर दिया गया है फ्लड। फ्लड करने का मतलब है, देखो मेरी बात ध्यान से समझना, आप लोग हो क्लास में कनेक्टेड मुझसे, ये हो गया मैं, ये हो गया आप लोग, डन। अब मैं कहूं कि मुझे पता ही नहीं है कि इस क्लास में दीपक कौन है, मुझे पता ही नहीं है, तो अब मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा दीपक, इस क्लास में जो भी दीपक है क्लास के बाद मुझे फोन कर लेना। अब एक बात बताओ, वो इन्फॉर्मेशन दीपक के लिए थी, हाँ या ना? लेकिन मैंने क्या कर दिया? मैंने इन्फॉर्मेशन को कर दी फ्लड। फ्लड करने का मतलब है मैंने सबको दे दी। अब ये थी नलिनी, नलिनी ने कहा ये इन्फॉर्मेशन तो दीपक के लिए, डिस्कार्ड। इसने बोला यार मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है रेहान, ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नहीं है, डिस्कार्ड। इसका नाम था दीपक, इसने एक्सेप्ट कर ली। तो जिसको इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी पहुंच गई ना, लेकिन मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या करी? फ्लड। समझ में आया? लेकिन मैं अगर ये बोलता क्लास के बाद तुम सारे के सारे मुझे कॉल करोगे, तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन मैंने तुम सबके लिए दी है, तो वो इन्फॉर्मेशन सबके लिए दी गई, तो वो ब्रॉडकास्ट हो गया। लेकिन फ्लडिंग का मतलब क्या हो गया? दैट इन्फॉर्मेशन इज मेंट फॉर अ पर्टिकुलर डिवाइस, लेकिन उसको कर दिया गया है फ्लड। समझ में आ गया? तो नलिनी, अरुण, दीपक, रेहान एंड अनुज, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर, नो सर। नो सर। ओके, अब ये चीजें थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लो। इसका प्रैक्टिकल तो पैकेट ट्रेसर पे करके दिखा देता हूँ।
बाकी अनुज एक बार अपना माइक ऑन करो। यस सर। अनुज एक बात बताओ, शादी वादी कब तक कर रहे हो तुम? अगले साल है सर। अगले साल हो जाएगी? हाँ सर, डन। क्या क्या एज हो गई आपकी? 24। 24? जल्दी नहीं कर रहे यार, मैं 26 का 25। हूं, मैं भी नहीं कर रहा हूँ यार, तुम 25 साल हो जाऊंगा ना सर मैं। अच्छा, इस साल हो जाऊंगा 25। भाभी क्या कर रही है? सर अभी घर पे था। भाभी घर पे हो? हैं, बेटे? चलो, अच्छा यार। घर वाले मान गए? बता दिया घर पेरेंट्स को? अभी तो नहीं सर। अभी नहीं बताया? नहीं। अच्छा, कोई नहीं। देखो इस पीसी को हमने आईपी एड्रेस दे दिया 10.1 और इसको हमने आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.2। ठीक है। अब क्योंकि हम देखो डिफॉल्ट गेटवे कब देते हैं? डिफॉल्ट गेटवे तब देते हैं जब हमें दूसरे नेटवर्क के डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन कराना होता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे दूसरे नेटवर्क के डिवाइसेस के साथ तो कम्युनिकेशन कराने नहीं है, तो डिफॉल्ट गेटवे देने की जरूरत है नहीं। अब दोनों डिवाइसेस सेम ही अब दोनों डिवाइस सेम ही नेटवर्क में है। अब इस स्विच का CLI लो, जरा सिंगल क्लिक करो, CLI पे जाओ। अब अगर आपको इस स्विच की मैक एड्रेस टेबल देखनी है तो कैसे देखोगे? शो मैक एड्रेस टेबल। अब यहाँ पे क्लिक करो तो एक बार बताओ, क्या मैक एड्रेस टेबल में कोई भी आपको एंट्री दिखा रहा है? नहीं ना दिखा रहा। तो मैंने आपको बोला था, जब अगर आपको लगता है कि आप किसी भी डिवाइस को स्विच के साथ कनेक्ट कर दोगे और उसकी मैक एड्रेस टेबल में अपने आप एंट्री आ जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता कभी भी। अब मैं क्या करता हूं, दोनों डिवाइसेस को आपस में करता हूं पिंग। पिंग करूंगा, आर्प रिक्वेस्ट जनरेट होगी, डेटा फॉरवर्डिंग होगी, यहाँ पे पिंग आ गया सक्सेसफुल। अब मैक एड्रेस टेबल देखना। अब मैक एड्रेस टेबल में मैं फिर से कमांड चलाता हूँ, शो मैक एड्रेस टेबल। तो यहाँ पे आपको एंट्री दिखा दी ना कि अब 0/1 पे ये मैक एड्रेस नाम का डिवाइस कनेक्टेड है। और टाइप में क्या लिखा हुआ? डायनेमिक। डायनेमिक लिखने का मतलब है दोस्तों कि ये मैक एड्रेस टेबल में एंट्री खुद से लर्न हुई है। ठीक है, मतलब स्विच को अपने आप पता चला है इस मैक एड्रेस के बारे में। और जब भी एंट्री डायनेमिक होती है, मतलब स्विच को खुद से पता चलता है कि इस पोर्ट पे ये मैक एड्रेस है, तो उसके लिए हमेशा काउंटर चलता है 5 मिनट का, 300 सेकंड का। अब आप चाहो तो स्विच के किसी भी पोर्ट पे मैक एड्रेस को स्टैटिकली भी डाल सकते हो मैक एड्रेस टेबल में। कैसे डालोगे? कमांड लिखो मैक एड्रेस टेबल, उसके बाद लिखो स्टैटिक। स्टैटिक लिखने के बाद जो भी आपका मैक एड्रेस है, ठीक है, मान लो मैक एड्रेस है abcd.abc.abcd। ठीक है, ये मैक एड्रेस नाम का मेरा डिवाइस है। मैं चाहता हूं इसको मैं स्टैटिकली मैक एड्रेस टेबल में डाल दूं। ठीक है, जिसको हम टेक्निकली ये भी बोल देते हैं ना, मैक बाइंडिंग कर दी हमने स्विच पे। अब मैं बताऊंगा कि ये, क्योंकि आपको पता है स्विच का हर एक पोर्ट किसी ना किसी VLAN का पार्ट तो होता ही है, तो मैं बता देता हूँ ये मैक एड्रेस होगा VLAN 1 में। और कौन से इंटरफेस पे मुझे बाइंड करना है इस मैक एड्रेस को? इंटरफेस F0/3 पे। अब ये जो मैंने कमांड चलाई है, इस कमांड से मैंने स्विच की मैक एड्रेस टेबल में ये मैक एड्रेस स्टैटिकली बाइंड कर दिया है इस पोर्ट पे। अब मैं अगर स्विच पे कमांड जाके चलाऊं ना, फिर से मैक एड्रेस टेबल देखो, तो देखो यहाँ पे क्या दिखाता है, शो मैक एड्रेस टेबल। स्विच ने क्या बोला? ये एंट्री है, मेंटेन है स्टैटिकली, मतलब नेटवर्क इंजीनियर ने वाया कमांड एंट्री कराया ये मैक एड्रेस इस पोर्ट पे। तो अब इस एंट्री के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन इन दो एंट्रीज के लिए टाइम पीरियड है। कितने मिनट का? 5 मिनट का, 300 सेकंड का। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप स्विच की मैक एड्रेस टेबल में आप एंट्री मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये तो नॉर्मल आर्प है जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, एक आर्प और है, आर्प का सेकंड टाइप है, इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को बहुत यूज होगा स्विचिंग में। वो होता है आपका, देखो हो सकता है स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ कर देना, ग्रेशियस आर्प बोलते हैं इसको। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं ग्रेटिट्यूअस आर्प, कुछ बोल लेते हैं ग्रेशियस आर्प, तो जो बोलना है वो बोल लो। ठीक है, हम कौन सा अंग्रेज है। अब देखो ग्रेशियस आर्प का काम क्या है। मान लो मैं कहता हूं ये हो गया मेरा स्विच। ठीक है, इस स्विच के साथ 4 पोर्ट है और चारों पोर्ट पे एक एक डिवाइस कनेक्टेड है। यहाँ पे मैं डिवाइसेस कनेक्ट कर लेता हूं और हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस अज्यूम कर लेता हूं। ये हो गया PC1, इसका आईपी एड्रेस हो गया 10.1, इसका मैक एड्रेस हो गया A। ये हो गया PC2, इसका आईपी एड्रेस हो गया 10.2, मैक एड्रेस हो गया B। ये हो गया PC3, इसका आईपी एड्रेस आपने गलती से 10.1 दे दिया,
इसका मैक एड्रेस था सी, इसका आईपी एड्रेस हो गया PC4, इसका मैक एड्रेस हो गया 10.4, मैक एड्रेस हो गया डी। देखो आप जब मैनुअली मैक एड्रेस डालते हो तो कई बार ऐसा हो सकता है ना, गलती से सेम मैक आईपी सॉरी, जब आप आईपी एड्रेस किसी डिवाइस को देते हो तो ऐसा पॉसिबल है भाई, इंसानों गलती हो सकती है कि सेम आईपी एड्रेस आपने दो डिवाइस को दे दिया। अब ग्रेशियस आप कई बार आपने देखा होगा, जब भी आप सेम आईपी एड्रेस दो अलग अलग डिवाइस पे देते हो तो आपके पास डिवाइस पे एक मैसेज आ जाता है, दिस आईपी एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना, या फिर कई बार मैसेज आता है आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट, कि मतलब ये आईपी एड्रेस ऑलरेडी किसी और डिवाइस को मिला हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि उस डिवाइस को कैसे पता चला कि ये आईपी एड्रेस किसी और डिवाइस को मिला है या नहीं। अब मैं बताता हूं होता क्या है। जब भी आप किसी भी डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन करते हो ना, तो वो डिवाइस एक ग्रेशियस आर्क नाम का पैकेट जनरेट करता है, ठीक। अब होता क्या है, देखो जैसे ही आपने PC3 को आईपी एड्रेस दिया ना 10.1 मैक एड्रेस सी, तो उसने एक आर्क रिक्वेस्ट जनरेट करी आपके PC3 ने, ठीक है। उस आर्क रिक्वेस्ट में उसने सोर्स आईपी क्या लिखी 10.1, डेस्टिनेशन भी आईपी भी क्या लिखी 10.1, सोर्स मैक क्या लिखा अपना खुद का मैक एड्रेस, और क्योंकि आर्क रिक्वेस्ट हमेशा क्या होती है ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस लगा दिया। अब PC3 ने ये जो ग्रेशियस, अब देखो ग्रेशियस आर्क का कैसे पता चला, ग्रेशियस आर्क का ऐसे पता चला क्योंकि सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी तो सेम है, तो जब भी कभी किसी आर्क रिक्वेस्ट में सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी सेम हो तो आंख बंद करके समझ जाना कि वो ग्रेशियस आर्क का पैकेट है, ठीक है। अगर आपको ग्रेशियस आर्क का पैकेट देखना है तो मैं अभी वायरशार्क के थ्रू ग्रेशियस आर्क का पैकेट दिखा देता हूँ, ठीक। अब देखो ग्रेशियस आर्क, आपके PC3 ने ग्रेशियस आर्क का एक पैकेट जनरेट करा, वो किसको भेजा स्विच को, स्विच ने देखा डेस्टिनेशन मैक क्या ब्रॉडकास्ट, भाई सबको दे दिया, डन। अब जब PC4 के पास ये पैकेट आया, PC4 ने देखा डेस्टिनेशन मैक क्या ब्रॉडकास्ट, एक्सेप्ट किया, लेकिन डेस्टिनेशन आईपी क्या है 10.1, वो कहेगा मेरी क्या 10.4, डिस्कार्ड। इसने क्या करा ट्रैफिक को डिस्कार्ड। जब PC1 के पास ये आर्क रिक्वेस्ट आएगी, ध्यान से समझना, PC1 ने देखा डेस्टिनेशन मैक क्या है ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, एक्सेप्टेड। उसने देखा PC1 ने डेस्टिनेशन आईपी क्या है 10.1, मेरा भी 10.1 है, वाओ एक्सेप्टेड। अब आपका PC1 देखेगा सोर्स आईपी, सोर्स आईपी क्या है 10.1, सोर्स मैक क्या है C। PC1 को एकदम से पता चल जाएगा क्या कि एक और डिवाइस है जिसका मैक एड्रेस है C, उसके ऊपर सेम आईपी एड्रेस है, तो ये अपने यूजर को इमीडिएटली मैसेज देगा क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट। क्या मैसेज आएगा आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट, और क्या आएगा कि आईपी एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये आ गया लिखा हुआ। लेकिन अब PC1 क्या करेगा, PC1 एक आर्क रिप्लाई जनरेट करेगा, और इस आर्क रिप्लाई में सोर्स आईपी क्या होगी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी 10.1, सोर्स मैक में क्या लगाएगा अपना मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक में किसका लगाएगा जिसने भाई आर्क रिक्वेस्ट भेजी थी C। अब ये आर्क का रिप्लाई कहाँ आया स्विच के पास, स्विच ने इसको कहाँ भेजा PC3 को, तो जैसे ही PC3 के पास ये आर्क रिप्लाई आया, ठीक है, स्विच ने PC3 को एकदम से पता चल जाएगा कि सेम आईपी एड्रेस 10.1 नाम का आईपी एड्रेस किसके पास है, एक मैक एड्रेस A नाम की डिवाइस को, तो ये भी अपने यूजर को एकदम से बताएगा आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट। आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है मतलब ये सेम आईपी एड्रेस दो अलग अलग डिवाइस के पास है, इसलिए आप इस आईपी एड्रेस को चेंज करो, दिस इज नोन एज ग्रेशियस आर्क। अब आपको ग्रेशियस आर्क का पैकेट एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। उसके लिए मैं GNS ओपन करता हूँ, दो राउटर लेता हूँ, दोनों राउटर को आपस में कनेक्ट करता हूँ और दोनों पे सेम आईपी एड्रेस दूंगा, ठीक है। आपके पास दिखाता हूँ लॉग मैसेज कैसे आता है और वायरशार्क पे कैसे ग्रेशियस आर्क का पैकेट दिखता है। ये हो गया R1, ये हो गया R2, दोनों को कनेक्ट करते हैं आपस में, और उसके बाद प्ले करो, यहां से जाके प्ले करने के बाद इस पे क्लिक करोगे तो आपके राउटर के इंटरफेसेस के नाम आ जाएंगे, और मैं राइट क्लिक करके वायरशार्क सॉफ्टवेयर यूज कर लेता हूं ताकि जो भी डेटा फॉरवर्ड होगा R1 और R2 के बीच में मेरे को पता चलता रहे। R1 का CLI ओपन करो और इस पे आईपी एड्रेस दो, ठीक है। मैं आईपी एड्रेस दे देता हूं इस पे 10.0.0.1। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप लोग साथ के साथ पूछ लेना, ठीक है। बाकी मैं आईपी एड्रेस देना तो आई होप आप लोगों को आता ही होगा, बच्चे तो नहीं अब
आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0, ठीक है। R1 के इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस दे दिया। अब मैं R2 पे भी सेम आईपी एड्रेस देता हूं, ठीक है। देखना एकदम से आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट का मैसेज आ रहा है। 10.0.0.1 255.0.0.0 सेम आईपी एड्रेस दिया। अब सेम आईपी एड्रेस दिया तो देख लो एकदम से मैसेज आया डुप्लीकेट आईपी एड्रेस। R2 ने क्या बोला? डुप्लीकेट आईपी एड्रेस। और ध्यान से देखना, अभी लॉग मैसेज पढ़वाता हूं पूरा। लॉग मैसेज क्या कह रहा है? लॉग मैसेज कहता है कि डुप्लीकेट आईपी एड्रेस, वो कह रहा है 10.1 आईपी एड्रेस ऑलरेडी जो आपने फास्ट इथरनेट 0/0 पे दिया है ना, ये आईपी एड्रेस ऑलरेडी इस मैक एड्रेस नाम के डिवाइस के पास भी है, ठीक है। अब ये मैक एड्रेस बताऊं किसका है? ये मैक एड्रेस पक्का R1 का है। दिखाऊं जाके? मैं R1 पे जाके दिखाता हूं। अब किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस कैसे देखते हैं? क्योंकि राउटर के हर एक इंटरफेस का एक अपना मैक एड्रेस होता है, हाँ या ना? तो देख लो इवन R1 पे भी लॉग मैसेज आ रहा है क्या कि ये मैक एड्रेस, ये मैक एड्रेस, ठीक है, इस मैक एड्रेस नाम के डिवाइस के पास सेम आईपी एड्रेस है। अब ये मैक एड्रेस किसका होगा? ये मैक एड्रेस पक्का R2 का है। दिखाऊं? अब देखना, ये हो गया R1 और ये हो गया, मैं R2 के CLI ओपन करता हूं। ध्यान से देख लेना अब चीजें। अगर आपको किसी भी डिवाइस का राउटर के मैक एड्रेस देखना है तो कमांड आप क्या रन कर सकते हो? डू शो इंटरफेस, क्योंकि इंटरफेस का ही तो मैक एड्रेस होता है। मैं R2 के फास्ट इथरनेट 0/0 का मैक एड्रेस देखना चाहता हूं। अब डायरेक्ट मैक, अगर आप ये कमांड रन करोगे ना, डू शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, तो आपके पास इस इंटरफेस से रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिखाएगा। लेकिन मुझे कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देखनी, मुझे सिर्फ मैक एड्रेस देखना है। तो मैं कमांड चलाता हूं पाइप इंक्लूड बर्न इन एड्रेस, ठीक है। नहीं, रुक जाओ, ये ना केस सेंसिटिव है, मेरे को BIAS लिखना पड़ेगा। तो देखो वो क्या कह रहा है, ये मैक एड्रेस है R2 के इस इंटरफेस का। अब एक देखना R1 पे क्या लॉग मैसेज यही नहीं आ रहा? सेम आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करता है CA02.198D इसके पास, और ये आईपी एड्रेस ये मैक एड्रेस किसका है? आपके R2 के इंटरफेस का। तो देख लो, तो मतलब दोनों डिवाइसेस ने बता दिया कि ये आईपी एड्रेस इस मैक एड्रेस नाम के डिवाइस के पास है। अब मैं आपको दिखाता हूं ग्रेशियस आर्क का पैकेट वायरशार्क पे। वायरशार्क ओपन करो। वायरशार्क पे अगर आप ओपन करोगे पैकेट, तो यहाँ पे लिखाई दे रहा है ग्रेशियस आर्क, ग्रेशियस आर्क, ग्रेशियस आर्क दिखाई दे रहा है ना। अब मैं ओपन करता हूँ ग्रेशियस आर्क का पैकेट। तो ग्रेशियस आर्क के पैकेट में अगर मैं यहाँ पे ओपन करूं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल को, तो आप एक बात ध्यान से देखना, क्या सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी सेम नहीं है क्या? तो अगर सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी सेम है तो इसका मतलब क्या है? अगर सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी सेम है तो इसका मतलब है कि ये आपका किसका पैकेट है? ये आपका ग्रेशियस आर्क का पैकेट है। बात समझ में आई? और ग्रेशियस आर्क का पैकेट है तो सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी हमेशा सेम रहेगा। लेकिन अगर ये नॉर्मल आर्क का पैकेट होता तो सोर्स आईपी अलग होती, डेस्टिनेशन आईपी अलग होती, ठीक है। अब यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को तो पूछो। दीपक, रेहान, नलिनी मैम? नो सर। नो चलो बढ़िया। चलो आज के लिए बस इतना ही बहुत है, पहला दिन है तुम्हारा। तो रिकॉर्डिंग को तो मैं कर रहा हूं अब बंद।